कमिंग 2 आवर्स देखते हैं कितने यूनिट्स अपन ले पाते हैं। 1 यूनिट एट अ टाइम चलेंगे। तो कोशिश रहेगी कि वो यूनिट में पूरी क्या बातें थी उसका एक डिस्कशन हो जाए, और फिर अगर समय मिले मौका मिले तो बीच बीच में उसके कुछ क्वेश्चंस केस उस पे भी डिस्कशन हो जाए। करेक्ट। तो प्राइमरी टारगेट है 3 यूनिट्स लेने का, यूनिट 1 2 3, जिसको अपन आईसीए का 50% बोल सकते हैं। ठीक। तो लेट अस बिगिन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑल, 1872 का लॉ है, जानते हैं, विच वॉज इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 1872। तो आज समझ लीजिए 2022 आते आते कितने साल इसको बीत चुके हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिकली दो तरीकों से बना हुआ था, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें एट फाउंडेशन लेवल वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक समय में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा हुआ करता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट फिर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही अपने आप में इतना बड़ा हो चला था कि बाद में दोनों को, पार्टनरशिप को इन द ईयर 32 और सेल ऑफ गुड्स को इन द ईयर 1930 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया था, और एक सेपरेट कानून बन गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यानी अब वहां जो बातें थी वो ऑलमोस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आने वाली ही बातें थी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द लीगल प्रोविजन जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, सेम लीगल प्रोविजंस मोस्ट ऑफ द केसेस में आईपीएस सोगा में भी अप्लाई होते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ध्यान रखिए, सवाल एक ही रहेगा, एक अटेम्प्ट में वो सवाल आता है व्हाट विल बी योर आंसर एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगले ही अटेम्प्ट में सवाल आ जाएगा व्हाट विल बी योर आंसर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यानी प्रोविजंस कुछ नहीं बदलते, बस कानून बदल जाता है, सवाल वही रहते हैं, जवाब वही रहता है। बस पहले आप लिख के आते हैं एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरे एग्जाम में लिख के आते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इस तरीके से आपने चलना होता है। करेक्ट। तो अब पहला जो बेसिक्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओवरऑल जो 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है, अब आपको समझ में आ गया कि यूनिट्स जो है वो किस तरीके से बनी हुई है। आप उसे पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो या उसके 6 पार्ट्स बोलिए, वन एंड द सेम थिंग। करेक्ट। जहां पहला यूनिट बेसिकली नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताता था, तो दूसरा असेंशियल्स के ही लेबरेशंस को लेके है, जिसमें एक एलिमेंट डिस्कस था वो था कंसिडरेशन। तीसरा बाकी सारे एलिमेंट्स पे डिस्कशन है विच आर असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चौथा डील करता है आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके, पांचवा डील करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और छठवा एक स्पेशली केस है कंटिजेंट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का। तो दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वहां पे डिस्कस होता है। ये पूरा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस है। यूनिट 6 इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीए इंटर। तो वो वहां से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक ग्लिम्स आपको देना चालू कर देता है, कनेक्टिंग पॉइंट फॉर सीए इंटर बनता है। तो अभी यूनिट 1 जो अपन बात कर रहे हैं बेसिकली नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझना है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो था सबसे पहले एसेंशियली इट वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। यानी कॉन्ट्रैक्ट में दो फीचर होना मस्ट हो गया था, एक एग्रीमेंट और दूसरा उसका एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी का सिंपल सेंस में मतलब होता था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यानी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, जैसे कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जैसे कि सोशल एग्रीमेंट्स जिसमें इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते। और इसी को लेके अपन ने केस देखा था बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। करेक्ट। जहां पे अगर कोई डोमेस्टिक कम सोशल एग्रीमेंट किया भी जाता है, हस्बैंड वाइफ से कुछ अमाउंट देने का प्रॉमिस करता भी है, तो भी हस्बैंड इज नॉट बाउंड टू पे दैट अमाउंट बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं वो लीगल एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम जनरल एग्रीमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ते। दिस एक्ट इज नॉट अबाउट एग्रीमेंट्स, दिस एक्ट इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। तो इसलिए ऐसे इसको रिलेटेड जो केस था अपना वो था बेल्फर वर्सेस बेल्फर। फिर दूसरा बात था एग्रीमेंट क्या होता है जानना था। तो द वर्ड एग्रीमेंट जो है वो डिफाइंड था एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ई में, जिसमें एग्रीमेंट का मतलब क्या है, तो एक तरीके से एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो हर वादा और वादों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल यानी कंसिडरेशन बनता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं। इट वॉज ओके ना, ठीक है, सही बोला ना मैंने। तो ओके,
तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दिस इज बेसिकली रिफर टू एज एग्रीमेंट, तो उसको एग्रीमेंट बोलते थे। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। करेक्ट। तो एग्रीमेंट वर्ड जो था वो डिफाइंड था 2E में। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कल को इसमें जब कंपैरिजन आता है तो यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी नेसेसरली एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट में और मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट सोशल भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, कमर्शियल भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोस्टली कमर्शियल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सिबिलिटी होना मस्ट है। तो ऐसे कल को पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आ जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर 2H, एग्रीमेंट डिफाइंड अंडर 2E। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट की डेफिनेशन एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो इस तरीके से आप 5-6 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फिर वाइडर स्कोप और नैरो स्कोप, तो एग्रीमेंट जो है वो वाइडर टर्मिनोलॉजी है, उसका एक हिस्सा होता है कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। तो ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी व्हेन वी स्टडीड द टॉपिक एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद बात निकल के आई थी कि भैया एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस क्या होता है? तो प्रॉमिस मतलब व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, प्रपोजल यानी अब आप जानते हैं ऑफर, सो व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट, एसेंट मतलब सहमति, तो अपनी सहमति दे देता है। सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द ऑफर इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड, यानी प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। और वही एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या कहलाता है? वही एक्सेप्टेड प्रपोजल प्रॉमिस कहलाता है। तो यही आपकी एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी बनती है और यही आपकी फिर आगे चल के प्रॉमिस की डेफिनेशन भी बनती है, क्योंकि वही एक्सेप्टेड प्रपोजल प्रॉमिस कहलाता है। तो यानी एग्रीमेंट के लिए दो बातें होना जरूरी हो गई, नंबर 1 ऑफर होना और नंबर 2 उसका एक्सेप्टेंस होना। करेक्ट। सो व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल यानी ऑफर इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल ओनली बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ये आपके एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद हम आते थे असेंशियल्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट और इंग्रेडिएंट अगर कुछ रहता था कॉन्ट्रैक्ट का तो वो रहता था असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाना है तो उसमें कुछ असेंशियल फीचर्स मौजूद होने चाहिए। करेक्ट। सो व्हाट आर दोज असेंशियल फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? उसकी अगर अपन बात करते हैं तो असेंशियल फीचर्स दो पैटर्न पे अपन पढ़ते हैं। कुछ ऐसी बातें जो सेक्शन 10 में दी गई है और कुछ अदर मिसलेनियस बातें। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली लेज डाउन सर्टेन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसमें कुछ असेंशियल ग्राउंड्स, असेंशियल फीचर्स जस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ बातें जो सेक्शन 10 की और कुछ अदर मिसलेनियस बातें। अब सेक्शन 10 जो है वो ऐसी कई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना है तो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट का होना जरूरी है और एग्रीमेंट तभी होता है वेन एवर देर इज अ ऑफर एंड अ एक्सेप्टेंस। तो ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, तभी एग्रीमेंट होता है। अगर ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है या बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस है तो उसे वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाता। और अगर कोई चीज वैलिड एग्रीमेंट ही नहीं है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती। तो सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट या असेंशियल फीचर था एग्रीमेंट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। दूसरा असेंशियल फीचर था कि कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट का मतलब अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी एग्री करना है आपको, कंसेंट सहमति होनी चाहिए। पर वो सहमति केवल सहमति नहीं होनी चाहिए, वो सहमति कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। यानी पहले तो लॉ बोलता है कि एग्रीमेंट के लिए कंसेंट होना चाहिए एंड दैट कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट। फिर लॉ आपको ये नहीं बताता कि व्हेन द कंसेंट इज फ्री, लॉ आपको सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन बताता है कि इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कंसेंट विल नॉट बी सेड टू बी फ्री। यानी इन 5 सर्कमस्टेंसेस में कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा। यानी अगर ये 5 में से कोई भी एक एलिमेंट मौजूद रहा तो इट विल बी अज्यूम्ड दैट द कंसेंट वाज नॉट फ्री, और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वो 5 सर्कमस्टेंसेस है। नंबर 1 व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, when it is caused by undue influence, when it is caused by fraud, when it is caused by misrepresentation, और if it is caused by mistake। तो ये 5 सिनेरियो ऐसे है, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, जिसमें लॉ बोलेगा कि द कंसेंट वाज नॉट फ्री। और जहां पे भी कंसेंट फ्री नहीं है वहां पे सिंपल एज गुड एज माना जाएगा, इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
करेक्ट। इसी के बारे में डिटेल में पूरा आपको यूनिट 3 डिस्कस करता है इन सभी टर्मिनोलॉजीज को लेके कि ये सब चीजें क्या होती है। तो 15 से लेके 18 तक कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन है। और उनका लीगल इफेक्ट क्या होता है कि अगर ये पहले 4 इंस्टेंसेस से बनते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। और अगर कंसेंट इज टेकन बाय मिस्टेक, यानी इफ इट इज अ केस ऑफ अ मिस्टेक, तो फिर वो वॉइड रहता है डिपेंडिंग अपॉन यूनिलेटरल है या बाइलेटरल मिस्टेक है। करेक्ट। तो वो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है या फॉरेन लॉ है, उसके बेसिस पे अल्टीमेटली फाइनल जजमेंट होता है। तो ये फ्री कंसेंट के बारे में पूरा टर्मिनोलॉजी हो गई। और इसके लिए जब भी आप फ्री कंसेंट के बारे में समझाएं तो आपको एक मैक्सिम बताना पड़ेगा, और वही मैक्सिम है कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब अग्रिंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। करेक्ट। यानी एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी है। ये सब चीजें जब आप लिखेंगे अपने आंसर में तभी आप नंबर्स एक्सपेक्ट करिएगा, वरना डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ नंबर। तो इस तरीके से दूसरा असेंशियल एलिमेंट, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा कंसेंट होना चाहिए। वो कंसेंट भी कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तीसरा, पार्टीज जो है दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट और हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। 3 लोगों को बोला गया है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं, या रिवर्स सेंस में इन 3 लोगों के अलावा बाकी कोई भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। करेक्ट। नंबर 1, मेजर इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पर्सन ऑफ साउंड माइंड, और तीसरा हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। तो ये लोगों को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। इसका दूसरा मतलब अदर वे में अगर अपन ले तो माइनर, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या द वन हु इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। करेक्ट। तो ये 3 लोगों को इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने इन लोगों से किया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नेचर का माना जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेज वो वॉइड अब इनिशियो भी हो सकता है, यानी सिंस इंसेप्शन। जैसे कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, तो डे 1 से ही वो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ऐसा माना जाता है। करेक्ट। तो यानी पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये होता है सेक्शन 11। प्रॉब्लम ये है एग्जाम में आता है हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और आप लिख के आते हैं एज पर सेक्शन 10 फॉलोइंग आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 कौन कॉम्पिटेंट है और नहीं है ये नहीं बताता। सेक्शन 10 तो सिर्फ इतना बोलता है कि इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 तो असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताता है ना। हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये 10 नहीं बल्कि 11 बताता है। तो अगर आपने वो सेक्शन 10 का जिक्र करके आया मतलब यू आर कोटिंग अ रॉन्ग सेक्शन। करेक्ट। एट फाउंडेशन लेवल आप सेक्शन का यूज तभी करें जब आपको 100% श्योर हो कि ये बात उस सेक्शन की है। करेक्ट। इट इज बेटर टू अवॉइड सेक्शन देन टू गिव अ रॉन्ग सेक्शन कोड। अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया, भले ही अंदर चीजें सही लिखी हैं, आप अपना नंबर खो बैठेंगे। करेक्ट। तो सेक्शन का कोड यूज रेफरेंस तभी करें जब आप 100% श्योर हो कि आप जो बात लिख रहे हैं वो उसी सेक्शन में लिखी गई है। करेक्ट। तो अगर आपको ये चीज की जानकारी नहीं तो आप बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जहां पे भी जिस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि सेक्शन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आपको अपने आंसर्स में लिखने का तरीका बदल देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू कैन यूज एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। करेक्ट। तो ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे तो नो वन इज गोइंग टू फील ऑफेंस फॉर दैट, और उसके लिए वो आंसर आपको नंबर देने वाला है। करेक्ट। तो इसलिए तीसरी फीचर हो गया था कि पार्टी जो है दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। चौथा असेंशियल फीचर था कंसिडरेशन का होना, यानी कंसिडरेशन मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। और कंसिडरेशन के लिए एक मैक्सिम था, और वो मैक्सिम था क्विड प्रो को। क्विड प्रो क्वो का मतलब समथिंग इन रिटर्न एंड नॉट एवरीथिंग इन रिटर्न। करेक्ट। यानी जो चीज दे रहा हूं उसके बदले में बराबर की चीज चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, समथिंग इन रिटर्न। और इसी के लिए हमने देखा था कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इसका दूसरा मतलब कंसिडरेशन कैन बी इनएडिक्वेट। करेक्ट। तो इस ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं हो जाता जस्ट बिकॉज की कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। करेक्ट। सो कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं होता है। तो चौथा असेंशियल फीचर था कि कंसिडरेशन का होना। केवल कंसिडरेशन के होने से काम नहीं चलेगा, कंसिडरेशन का लॉफुल होना और ऑब्जेक्ट का लीगल होना। तो
तो ये पांचवी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक थी कि कंसिडरेशन तो रहे, लेकिन वो कंसिडरेशन कैसा रहे, लॉफुल रहे, और ऑब्जेक्ट भी क्या रहे, लीगल रहे। तो कंसिडरेशन लॉफुल मतलब बदले में जो आपको दिया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। याद करिए, मैं अगर आपको घर बेच रहा हूँ 50 लाख का और बदले में आपसे रुपए ले रहा हूँ तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है। लेकिन मैं आपको 50 लाख का घर बेच के 50 लाख ले रहा हूँ तो वो फिर एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता। और जहां पे भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और मतलब अगर एसेंशियल फीचर मौजूद नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्न्ड इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। तो कंसिडरेशन का लॉफुल एंड इवन ऑब्जेक्ट का लीगल होना। ऑब्जेक्ट का लीगल होना मतलब आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जहां पे ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो। जैसे कि मैंने कंसिडरेशन किया कि अपन किसी के घर चोरी करेंगे और चोरी का जो भी माल आएगा आधा आधा बांट लेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ही क्या है, चोरी करना, तो विच इज इलीगल। तो कल को मान लो चोरी किया लेकिन आधा आधा माल नहीं बांटा, तो आप क्या जज साहब के पास जाने वाले ये बोल के कि जज साहब आधा माल नहीं दे रहा है चोरी वाला, तो जज साहब ने दोनों को ही अंदर कर देना है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मीनिंग देयर बाय कि ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, लीगल लॉफुल होना चाहिए। करेक्ट। तो लॉ ऐसे इंस्टेंसेस बताएगा आपको जहां पे ऑब्जेक्ट लीगल या लॉफुल नहीं होता। करेक्ट। अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया विच इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। करेक्ट। याद करिए, पैसे लेके अगर नौकरी देने की बात कर रहे हो तो ये एक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला काम है। तो ऐसा कोई भी काम, परमवीर चक्र देने की बात कर दी थी मैंने तो आपको। करेक्ट। पीएमओ ऑफिस में नौकरी की बात कर दी थी मैंने आपसे। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ये सब काम आप कर रहे हैं, ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, अनलॉफुल है, या कंसिडरेशन इलीगल अनलॉफुल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। करेक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी समथिंग विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको लॉ एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर करता है। क्या डिक्लेयर करता है, वॉइड डिक्लेयर करता है। तो अगर लॉ स्पेसिफिकली किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करेगा तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ऐसे सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको लॉ स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर करता है। एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे 27 28। तो ये सब ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जहां पे अगर आपने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा एग्रीमेंट करता है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो ये सम असेंशियल फीचर्स है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए, जो कहां दिए हुए हैं, सेक्शन 10 में दिए गए हैं। तो अगर सेक्शन 10 की ये बातें में से एक भी बात मिसिंग हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ और मिसलेनियस बातें थी जो अदर जगह से अब हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आके देखते हैं। और वो अदर मिसलेनियस बातें कैसी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। तो इसका दूसरा मतलब मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, खुद ही अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, खुद ही फिर उसका ब्रीच कर रहा हूँ, खुद ही उसका परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, खुद ही डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ, खुद ही पे कर रहा हूँ। ये सब काम आपने मतलब यूनिट 1 से यूनिट 6 का सारा काम खुद ही कर रहे हो। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो कम से कम दो पार्टियों का होना जरूरी है। करेक्ट। दो पार्टी का कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, देयर कॉन्ट्रैक्ट में भी बिटवीन टू नेचुरल पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट में भी बिटवीन अ नेचुरल एंड अ आर्टिफिशियल पर्सन, और अ कॉन्ट्रैक्ट में भी बिटवीन टू आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। करेक्ट। तो जो नेचुरल भी नहीं है, जो आर्टिफिशियल भी नहीं है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जनरली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी की नहीं जाता। याद करिए, इसी के लिए अपन ने एग्जांपल भी देखा था जहां पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को ही अपनी एसेट्स कुछ बेची थी, तो सेल टैक्स ऑफिसर उस पे सेल टैक्स लगाना चाहता था, ये बोल के कि भैया फर्म ने अपने पार्टनर को एसेट बेची है, सेल किया है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको सेल टैक्स नाम का टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट। तो सेल टैक्स लगाया जा रहा था, तो कोर्ट का वहां फैसला क्या था कि भैया सेल कब होता है, जब दो लोग मौजूद हो, एक सेलर और एक बायर। जब फर्म अपने पार्टनर को कोई चीज देती है तो ये तो दोनों एक ही है। क्यों दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है, प्रिंसिपल एजेंट। और प्रिंसिपल एजेंट दो थोड़ी होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट तो एक ही होते हैं। तो जब प्रिंसिपल एजेंट एक होते हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति अपने आप को ही नहीं बेच सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी, सेलर बायर होना चाहिए। यहाँ पे अगर फर्म अपने पार्टनर को दे रही है तो पार्टी तो एक ही है, दूसरी पार्टी कोई है ही नहीं, तो हेल्ड कि वहां पे सेल टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये कोर्ट का फैसला था उसमें।
करेक्ट। तो पहला इंटेंशन दो पार्टी होनी चाहिए। दो पार्टी कौन सी होंगी? एक पार्टी जो ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उसका जो एक्सेप्टेंस देती है। जो पार्टी ऑफर देती है उसको अपन ऑफरर बोलते हैं, और जो उसका एक्सेप्टेंस देती है उसको ऑफरी बोलते हैं। जब ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वही क्या बन जाता है? एक्सेप्टर बन जाता है। तो अलग अलग नाम है, जैसे मैंने बोला था आपके नाम होते हैं चुन्नू मुन्नू, तो वैसे ही ये ऑफरी के अलग अलग नाम है। कभी उसको ऑफरी बोलते हैं तो कभी उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। करेक्ट। वैसे ही ऑफरर को कभी ऑफरर बोलते हैं तो कभी प्रपोजर बोलते हैं। तो वो प्रपोज करता है, ऑफर देता है कि भैया मेरे हिसाब से ये चीज मैं आपको इतने में देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपको वो पेन 2,000 रुपए में देने के लिए तैयार हूँ। आई एम द ऑफरर, यू आर द ऑफरी, द मोमेंट यू एक्सेप्ट यू आर द एक्सेप्टर। करेक्ट। तो इस तरीके से ये दो पार्टियों के बीच में काम हो जाता है। दूसरा अपन ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाना है तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी था, यानी देयर मस्ट बी अ लीगल इंटेंशन। तो इसका मतलब साफ हो गया कि कोई भी ऐसा डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाता है और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ओर नहीं जाता। यहीं पे केस आया था बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। तो एग्जाम में एज इट इज केस स्टडी दे देगा कि हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया या वाइफ ने हस्बैंड को प्रॉमिस किया इतने रुपए देने का, और बाद में वो प्रॉमिस से मुकर गया। अब वाइफ जो है हस्बैंड पे लीगल एक्शन लेना चाहती है, बताइए वो कैसा कर सकती है कि नहीं? तो वाइफ एक्शन तो जो लेना चाहे कर सकती है, लेकिन लीगल एक्शन नहीं कर सकती। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब इसका मतलब साफ है कि देयर कैन बी नो लीगल एक्शन, रीजन बिंग कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो एक डोमेस्टिक कम सोशल एग्रीमेंट है। और जहां पे जब आपको पता है कि ये केस किसी एक पर्टिकुलर केस लॉ से मिलता जुलता है, तो आपने अपने आंसर में रेफरेंस देना चाहिए कि द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू दैट ऑफ बेल्फर वर्सेस बेल्फर। करेक्ट। तो आपने एग्जाम में उसका रेफरेंस दे देना है कि द फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी मच सिमिलर टू बेल्फर वर्सेस बेल्फर। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़े और आपको क्लियरली लगे कि भैया ये क्वेश्चन के फैक्ट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे बेल्फर वर्सेस बेल्फर में था, या आपने और भी जितने केस लॉस पढ़े हैं जो हमने फेमस केस लॉस जिसको डिस्कस किया, जैसे कि लालमन शुक्ला गौरी दत्त का केस अपन ने डिस्कस किया, चिन्नैया रमैया की बात अपन ने देखी थी, तो ऐसे कई सारे केसेस थे जो अपन ने समय समय पे देखे हैं। करेक्ट। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला केस अपन ने देखा। तो ऐसे जितने केस है एज इट इज छप जाएंगे एग्जाम में। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपको पता है कि ये क्वेश्चन उस केस लॉ से रिलेटेड है, तो आप अपने आंसर में वो केस लॉ का रेफरेंस जरूर डालिए कि द फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ बेल्फर वर्सेस बेल्फर। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी विद द इंटेंशन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के साथ बना हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। करेक्ट। जैसे याद करिए जो तरीका बोला गया था वो कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से होना चाहिए, उस लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने इसमें डिस्कस किया था जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में जो जानकारी आप दोगे वही पूरी सही जानकारी मानी जाती है और वो राइटिंग में होना चाहिए। आमतौर पे जनरली कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है तो वहां अगर लीगल फॉर्मेलिटी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तभी माना जाएगा जब वो राइटिंग में हो, तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए। सिमिलरली रजिस्ट्री ऑफ लैंड, तो भले ही मैंने पैसे दे दिए, सामने वाले ने मुझे घर भी दे दिया, लेकिन अगर मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है तो इसका मतलब लीगली तो मैं उस घर का मालिक बना ही नहीं हूँ। भले ही चाबी मेरे पास है, भले ही मैंने सामने वाले को पैसा दे दिया, लेकिन कल को लीगल ओनर बनने के लिए जो फॉर्मेलिटी होनी थी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आज भी मेरा नाम नहीं है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अभी भी मैं उस घर का लीगल ओनर नहीं बना हूं। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो आपको वो चीजें फुलफिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट था सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इस बात को लेके तो पूरा एंड तक अपना डिस्कशन चला था कि मीनिंग्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। एनीथिंग शुड नॉट बी लेफ्ट अनसर्टेन। प्राइस क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। और कोई भी अनसर्टेनिटी इन माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल याद करिए, भैया आप मेरी कार खरीदोगे क्या 5 लाख की? अभी मेरे पास अगर एक ही कार होती तो समझ में आता, लेकिन मेरे पास तो लाल कार पीली कार दोनों थी। अभी आप मन में सोच रहे हो लाल कार, मैं सोच रहा हूँ पीली कार, तो ऐसी तैसी हो गई, नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना। तो मीटिंग ऑफ माइंड, या मैंने आपको बोला भैया आप मेरी ये कार खरीदोगे क्या 5-6 लाख में, तो अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा है 5 लाख में कि 6 लाख में, प्राइस ही क्लियर नहीं है, तो मीनिंग्स क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है।
तो ऐसे केस में क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? आप सोच रहे हो यार 5-6 लाख बोला है, मतलब 5 लाख में तो दे ही देगा। मैं बोल रहा हूँ ये मान गया मतलब 6 लाख में तो ये ले ही लेगा। करेक्ट? तो दो मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं है। जब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो भैया तेल देना, और तेल ने कितना तेल निकाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये हम बताने में बिल्कुल भी अब हिचकिचाते नहीं है। करेक्ट? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में वो कौन सा तेल मांगा जा रहा है, वो हेयर ऑयल मांगा जा रहा है, वो कुकिंग ऑयल मांगा जा रहा है, कि वो व्हीकल ऑयल मांगा जा रहा है, कौन सा तेल मांगा जा रहा है, ये क्लियर ही नहीं है। तो जहां पे टर्म्स क्लियर ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। तो मीनिंग जो है वो सर्टेन होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? वेग नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला यार मेरी कार लेगा क्या, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। मैं बोला मेरी लाल कार लेगा क्या, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या स्टिल इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कारण आपको यही नहीं पता कि मैं कितने में देने की बात कर रहा हूँ, वेयर इज द प्राइस। तो प्राइस ही नहीं बताया तो कार लेगा तो आप उठा के ले जाओगे, तो कार ऐसी, तो कोई दाम तो होना चाहिए वो कार का। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का आपके टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में बातें कैसी होनी चाहिए? एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको क्लास में खुद भी बोलता था, फिर पूछता था आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर वो बात घुसी कि नहीं घुसी। वो एक और बात है कि घुसी कि नहीं घुसी, लेकिन ऐसा डीम्ड प्रिजम्पशन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो लेके चलते हैं अपन। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे भी क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए। भैया ये लाल वाली कार 5 लाख में लेगा क्या, तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। देखो कितना क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। करेक्ट? तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को लेके बात होनी चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट विच इन इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, बताने की जरूरत नहीं है। चांद तारे तोड़ने के जो कस्में वादे खाए थे, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो वो वादे ही इसलिए किए जाते हैं। वो क्या सिग्निफाई करता है कि यू आर रेडी टू परफॉर्म इम्पॉसिबल टास्क, बोलने की बात होती है, लेकिन अल्टीमेटली आप बोल देते हैं क्योंकि आपको भी पता है चांद तारे तोड़ के लाना किसको है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? द आंसर इज नो। मरे हुए आदमी को जिंदा कर देना, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सो अगेन द आंसर इज नो। करेक्ट? जादू की छड़ी से कोरोना गायब कर देना, करेक्ट, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? 5 लाख रुपए दो, मैं बोलता हूँ जादू की छड़ी से कोरोना गायब हो जाएगा, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। मैं बोलता हूँ 5 लाख रुपए दो, सीए फाउंडेशन पास हो जाओगे, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। करेक्ट? यानी रुपए लेके पास थोड़ी होते, जो पढ़ता है वो पास होता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को लेके होना चाहिए। अगर ये फीचर्स मौजूद रहेंगे तभी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? तभी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो अब आप देखें तो पूरी आगे की जितनी भी अपने डिस्कशंस हैं वो यहीं से इलेबरेट होते हैं, यानी पूरे आगे के डिस्कशन इस असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से ही आगे बढ़ाए जाते हैं। करेक्ट? तो यहां तक की बातें बताओ पूरी तरीके से क्लियर है? यस। इसके बाद अपना अगला टॉपिक फॉर डिस्कशन था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके। याद करिए, कंपनीज एक्ट में जैसे सीक्वेंस पे चलते थे वैसे ही सीक्वेंस पे कंपनी में भी पहले कंपनी क्या थी वो सीखते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो सीख लिया। फिर कंपनी में सीखते थे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खासियत क्या है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट में भी सीख रहे हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर कंपनी में देखते थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनियां कितने प्रकार की होती थी, तो अलग अलग बेसिस पे कंपनियां अलग अलग प्रकार की होती थी। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन कि अलग अलग टाइप बेसिस पे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन। तो अगर क्लासिफिकेशन उसकी वैलिडिटी के आधार पे किया जाए तो वैलिडिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट आपको 5 प्रकार का देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही होता है। इस पे आपको एग्जाम में कैसे सवाल आ जाएगा? सीधा सीधा सवाल आएगा और पूछेगा आइडेंटिफाई व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द गिवन केस, कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। जब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे तो आपने जवाब देना है कि ये क्या वो वैलिड है, कि वॉइड है, कि वॉइडेबल है, कि एक्सप्रेस है, कि इम्प्लाइड है, कि एग्जीक्यूटेड है, कि एग्जीक्यूटरी है, कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उस तरीके का जवाब देना पड़ता है। करेक्ट? तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या एनफोर्सिबिलिटी, वैलिडिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट को 5 प्रकार का माना गया है। नंबर 1, सबसे कॉमन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर जितना भी पढ़ा वो सारा क्या है, वो सब फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही तो है।
तो जिसमें ये सारी बातें मौजूद रहेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विच हैज ऑल असेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट, तो वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट विच हैज ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी ऊपर जितना भी पढ़ा वो सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। करेक्ट, सबसे सिंपल एग्जांपल, मैंने आपको पेन बेचने की बात की, 2,000 रुपए में ऑफर दिया, आपने उसका एक्सेप्टेंस दिया, तो एग्रीमेंट बन गया। इस एग्रीमेंट में इंटेंशन भी था टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो एनफोर्सिबिलिटी भी आ गई, दो पार्टियां भी है, ऑफरर एंड ऑफरी। करेक्ट, और उसमें फ्री कंसेंट भी है, मैं ना जोर जबरदस्ती से आपको बेच रहा हूँ, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा रहा हूँ, ना कोर्जन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, कुछ ऐसा केस नहीं है। तो यानी कंसेंट भी फ्री है, कंसिडरेशन भी जो मिल रहा है दोनों को वैलिड है, आपको पेन मिल रही है, मुझे 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो सब कुछ कंसिडरेशन भी इस केस में क्या हो गया, वैलिड है, ऑब्जेक्ट लीगल है और कंसिडरेशन लॉफुल है। तो कुल मिला के, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ नहीं है, तो यानी सारे असेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मौजूद है। तो जिसमें सारे असेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया आपका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब भी इसके ऊपर लिखने को आ जाए, ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर्स विद एन एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल जरूरी नहीं ट्रिकी हो, आप सिंपल सा एग्जाम्पल दे दीजिए, यही वाला एग्जाम्पल दे दीजिए कि भैया वो नाम भी एक जैसा यूज मत करना, अभिषेक सर प्रपोजेस अ पेन ऑफ ₹2,000 एंड वी एक्सेप्टेड, ऐसा अगर एग्जाम में लिखा होगा तो कई लोगों के आंसर शीट में ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। एग्जामिनर अगर सोचे चेक करने वाले एक ही के पास चली गई, बोलेगा कौन है अभिषेक सर, सबके एग्जाम्पल में एक ही नाम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, नाम अलग अलग लिख लेना है, ऐसे एक ही एग्जाम्पल नहीं देना है। करेक्ट, अमाउंट अलग अलग कर देना। दूसरा एग्जांपल कॉमन सा जो अपन ने डिस्कस किया था एबीएमए वाला, तो वो 20 करोड़ में कार बेचने की जो बात थी, वो एग्जांपल लिख दिया, फिर सबकी आंसर शीट में एक ही एग्जांपल हो गया, और अमाउंट भी सेम हो गया, लोग भी सेम हो गए ए बी और एम ए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सब लोग एक साथ तो नहीं बैठे थे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब ऐसे इंस्टेंसेस में अब क्या होगा कि आपने कोई भी अगर लॉ का सवाल होता है, तो जहां तक बन सके टू द एक्सटेंट पॉसिबल यू शुड सपोर्ट योर आंसर विद अ एग्जांपल। करेक्ट, फिर दूसरा अपन ने देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सीधा मतलब एक्चुअली में ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक टर्म होता है वॉइड एग्रीमेंट। करेक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमने एक वर्ड सीखा था वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी विच इज वॉइड सिंस इंसेप्शन। तो जो एग्रीमेंट वॉइड सिंस इंसेप्शन होते हैं उन्हें कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड अब इनिशियो होते हैं। यानी एनी वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, जैसे कि एन एग्रीमेंट विद माइनर इज ऑलवेज अ वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल टास्क इज अ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड सिंस इंसेप्शन। करेक्ट, तो वो ऊपर अपन ने जितने भी देखा था जहां पे कंसेंट ही नहीं है, वो क्या है, सब वॉइड एग्रीमेंट्स है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है, ऑफर ही नहीं था, वॉइड एग्रीमेंट है। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस मिलते हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एक वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड सिंस इंसेप्शन। करेक्ट, तो void agreement का मतलब agreements which are void since inception which are basically termed as void ab initio, void since the very beginning। तो ऐसे agreements को बोला जाता है void agreement। void contract क्या होता है, स्लाइट डिफरेंस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है सिंस इंसेप्शन वो वॉइड रहे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है विच मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, कि बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट का होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और चेंज इन लॉ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वॉइड एग्रीमेंट जो डे वन से ही वॉइड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो हो सकता है इनिशियली वैलिड हो, लेकिन आगे चल के ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेज और चेंज इन लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कन्वर्ट हो जाता है। याद करिए, इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल देखा था सिंगर का। 1 तारीख को बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भैया 10 तारीख को इवेंट है और उसमें इवेंट में परफॉर्मेंस देना है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। करेक्ट, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है प्योरली, जहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, एक के लिए परफॉर्मेंस देना और दूसरे के लिए उसके बदले 5 लाख मिलना। तो ये दोनों के लिए कंसिडरेशन मौजूद था, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। और परफॉर्मेंस कब होना है, 10 तारीख को होना है। लेकिन 7 तारीख को ही क्या हो गया, कुछ ऐसा एक इवेंट हो गया जिसके कारण अब वो सिंगर की आवाज चली गई। तो वो इवेंट था एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में जब वो सिंगर की आवाज चली गई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया, एंड व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कल को अब वो सिंगर स्टेज में अगर परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो इवेंट वाली कंपनी उस सिंगर पे एक्शन नहीं ले सकती, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। वो कॉन्ट्रैक्ट 7 तारीख से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका
था। करेक्ट। अनदर एग्जाम्पल इसका अपन ने देखा था, घर खरीदने की बात जो हमने की थी या गोडाउन खरीदने की जो बात हमने की थी। तो घर या गोडाउन जो खरीदने की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 तारीख को कि 10 तारीख को रजिस्ट्री करना है। लेकिन उसी बीच में 7 तारीख को उस गोडाउन में उस घर में आग लग गई, जिसके कारण वो घर वो प्रॉपर्टी पूरी जल के खाक हो गई। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। जब ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहा तो जब शुरू में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था 1 तारीख को, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बाद में ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेज इवेंट ऐसे हुए कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना इम्पॉसिबल हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट का आपने काम किया था। तो आपने 100 टीवी एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था पूरा। 100 में से 40 टीवी आपने एक्सपोर्ट की, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ऐसा कानून ले आया जिसमें बोला कि भैया उस कंट्री में अब आप टीवी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, टीवी का एक्सपोर्ट बैन है। तो ये चेंज इन लॉ हो गया। तो अब यानी अब आप मैं चाह के भी वो टीवी उस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और जब मैं वो टीवी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता ड्यू टू चेंज इन लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, अब आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो वो दूसरी कंट्री वाला अब मेरे पे केस नहीं कर सकता ये बोल के कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल। यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिस दिन वो सीज टू एनफोर्स हुआ, कब हुआ, 7 तारीख को अपने एग्जांपल में, तो उसी दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। यानी वो डे वन से वॉइड नहीं है। अगर वो वॉइड एग्रीमेंट होता तो वो 1 तारीख से ही जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड कहलाता। लेकिन 1 तारीख को किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो वॉइड, वो सीज टू बी एनफोर्सेबल कब हुआ, और ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेज और चेंज इन लॉ। और वो हुई 7 तारीख को। 7 तारीख को सिंगर का एक्सीडेंट हुआ, 7 तारीख को वो गोडाउन में आग लगी, 7 तारीख को एक्सपोर्ट पे बैन लग गया। तो जिस मोमेंट पे इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। तो ये कहलाता था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की लीगल डेफिनेशन। तो एक दो एक्सट्रीम है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या वॉइड होता है। वैलिड मतलब जहां पार्टी एनफोर्स कर सकती है, एनफोर्सिबिलिटी ला सकती है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वॉइड, एन एग्रीमेंट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ए बी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, बी ए के खिलाफ एक्शन ले सकता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ना ए बी के खिलाफ एक्शन ले सकता, ना बी ए के खिलाफ एक्शन ले सकता। लेकिन इन दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो सोचो, पहले डेफिनेशन तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट से ही उठाई कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ बट एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे ए तो बी के खिलाफ एक्शन ले सकता है पर बी ए के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी but not at the option of other party. Such a contract is basically referred to as voidable contract. तो voidable contract के अपन ने कई सारे एग्जांपल देखे थे, लाइक अपन ने फ्री कंसेंट के जितने इंस्टेंसेस थे, 5 में से 4 इंस्टेंसेस voidable contract थे। तो जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड, undue influence और misrepresentation, तो कॉन्ट्रैक्ट इज voidable as per section 19 at the option of the aggrieved party। करेक्ट। तो जो अग्रीव पार्टी थी, जिसके खिलाफ कोर्जन हुआ, जिसके खिलाफ अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ, जिसके खिलाफ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, तो वो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट देख लिया अपन ने, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो मेन तो यही 3 कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे तो आपको फोकस करना चाहिए क्या वो वैलिड है कि वॉइड है कि वॉइडेबल है। लेकिन इसके अलावा और भी 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें एक होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही है, करेक्ट, क्योंकि आप उसकी एनफोर्सिबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट ही क्या है, अनलॉफुल होता है, करेक्ट। ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज वॉइड इन नेचर।
जैसे फॉर एग्जांपल 7 तारीख को जैसे ही सिंगर का एक्सीडेंट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो था, लेकिन क्या वो इलीगल था? द आंसर इज नो, वो इलीगल नहीं है, लेकिन वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो है। लेकिन जो पैसे लेके नौकरी दिलाने की बात कर रहा हूँ, ये तो पूरी तरीके से अनलॉफुल काम करने की बात कर रहा हूँ, इलीगल काम करने की, चोरी का सामान बांटने की बात कर रहा हूँ, ये प्योरली इलीगल काम की बात कर रहा हूँ। तो जहां कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है तो वो वॉइड तो रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए ऑल इलीगल्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ये पहला स्टेटमेंट अपन ने देखा। दूसरा स्टेटमेंट कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होता है तो उससे पैरेलल जो कनेक्टेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? वॉइड मान लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो उससे कनेक्टेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो याद करिए वही सिंगर वाले एग्जांपल के केस में सिंगर ने तो इवेंट वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 तारीख को, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। 10 तारीख को परफॉर्मेंस होना था, 7 तारीख को एक्सीडेंट के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इवेंट वाली सिंगर पे केस नहीं कर सकती, सिंगर इवेंट वाले पे केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 7th। लेकिन अब उससे जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट था, कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कैसा कि मान लीजिए वो इवेंट वाले ने उस सिंगर के लिए होटल का कमरा बुक कर रखा था, तो ये कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड नहीं कहलाएगा। इवेंट वाले और सिंगर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया था, लेकिन इवेंट वाला और होटल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइड नहीं, वो प्योरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब कल को इवेंट वाला बोलता है जब सिंगर ही नहीं आ रहा है तो होटल के कमरे की बुकिंग का क्या करूंगा, तो होटल वाला बोलेगा भैया ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप वो सिंगर को लाओ कि किसी और को लाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये कमरा आपके नाम पे बुक्ड है। करेक्ट? तो वो अब आप डिसाइड करिए, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं कहलाता है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था तो इलीगल से कनेक्टेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होंगे? वॉइड होंगे। तो ए और बी ने तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था चोरी का सामान आपस में बांटेंगे, करेक्ट? तो इनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है ही, तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो वो कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता, वो वॉइड नेचर का हो गया। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उसी के लिए सी से एक घर किराए में लिया, तो एक किराए का एग्रीमेंट किया सी के साथ बोल के कि भैया चोरी का सामान हम जो भी लाएंगे ना तेरे घर में रखेंगे और तेरे को हम किराया देंगे। तो ये कनेक्टेड एग्रीमेंट हो गया। अब इलीगल से जुड़े हुए जो कनेक्टेड एग्रीमेंट्स है वो कनेक्टेड एग्रीमेंट्स भी क्या हो जाते हैं? वॉइड नेचर के हो जाते हैं। तो वो कनेक्टेड एग्रीमेंट्स भी आपका वॉइड हो जाएगा। अभी कल को मैंने उसको किराया नहीं दिया तो वो क्या जज साहब को जाके बोलेगा जज साहब एक तो चोरी का सामान भी रख दिया मेरे यहाँ, फिर किराया भी नहीं देते हैं? करेक्ट? ऐसा नहीं बोल सकते। करेक्ट? तो ऐसे इंस्टेंस है भैया, मान लो किराया तो दे दिया, फिर वो मना कर देता चोरी का सामान यहाँ ना रखना, तो बोलता है जज साहब देखो किराया दे रहा हूँ उसके बाद भी चोरी का सामान रखने नहीं दे रहा है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में बोथ इट इज अ वॉइड, कनेक्टेड एग्रीमेंट्स भी, इलीगल से कनेक्टेड एग्रीमेंट्स भी क्या रहेंगे? हमेशा वॉइड रहेंगे। तो ये एक डिस्टिंक्शन हो जाता है बिटवीन इलीगल्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक? और आखिरी होता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, भाई कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? लीगल एनफोर्सिबिलिटी लाना, कि अगर कोई भी परफॉर्मेंस ना करे, कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो आप उसमें लीगली सामने वाली पार्टी जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में एनफोर्स करे। लेकिन कई बार ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सिबिलिटी नहीं ला पाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ओरली कर लिया था, भले ही पैसा दिया, प्रीमियम दिया, सब कुछ किया, पर आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इट इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से बात होना था कॉन्ट्रैक्ट वो तरीके से नहीं हुआ। करेक्ट? या कई इंस्टेंसेस इसके हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल याद करिए लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में मतलब किसी डेटर से आपको पैसा लेना था, अब वो समय 3 साल से ऊपर बीत चुका है, आपने उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ही नहीं लिया था, अब वो क्या हो गया? वो एक तरीके का अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन चाहे तो भी नहीं ले सकते। तो वो एक तरीके का अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन द पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज कैन नॉट बी एनफोर्स, तो जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टीज, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? अनएनफोर्सेबल बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक उसी प्रकार से फॉर्मेशन के आधार पे देखें तो फॉर्मेशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे उसके आधार पे देखें तो कॉन्ट्रैक्ट को 4 प्रकार में क्लासिफाई किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नेचर के होते हैं। एक्सप्रेस नेचर मतलब या तो बोल के या लिख के, तो ओरली या रिटर्न फॉर्म पे होता है। मैंने आपको बोला भैया ये पेन आप 2000 में लोगे, आपने हाँ बोला, सब कुछ लिखित ओरली बात चल रही है ना।
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, वैलिडिटी ऑफ कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सब कुछ मौजूद है। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये एक कैसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? एक एक्सप्रेसली स्टेटेड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, करेक्ट। लेकिन कई बार कई कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न मोड में भी होते हैं, करेक्ट। आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जा रहे हो तो एक प्रॉपर कंपनी आपको ऑफर लेटर देगी जिसमें आप दस्तखत करेंगे। तो दस्तखत करेंगे तो वो एक राइटिंग में आपका एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिटर्न भी होते हैं। ऑब्वियसली अगर कल को पूछोगे ज्यादा भरोसेमंद कौन सा होता है, तो ऑलवेज रिटर्न विल ऑलवेज बी बेटर एज कंपेयर टू ओरल, क्योंकि कल को कॉन्ट्रैक्ट जब तक हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन वहां ब्रीच होना चालू हुआ तो मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, और कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो अब आपने साबित करना है। तो वो साबित आप तब बेटर तरीके से कर पाएंगे व्हेन यू हैव अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इन हैंड। तो इसलिए ऑलवेज राइटिंग इज प्रिफरेबल, लेकिन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट को ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। प्रिफरेबल, प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं कि प्रेफरेंस किसको देंगे? राइटिंग को देंगे ओवर ओरल कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो ये पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्सप्रेस नेचर का, विच कैन बी ओरल और रिटर्न। दूसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया इम्प्लाइड, यानी कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो थ्रू कंडक्ट बिहेवियर ऑफ द पार्टी से इम्प्लाइड हो जाता है कि भैया वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया गया है? एक्सेप्ट कर लिया गया है, करेक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो सकता है? जैसे याद करिए सबसे बेटर और सबसे कॉमन एग्जांपल, यूनिफॉर्म में कुली घूम रहा था, करेक्ट, और कुली का आपको यूं देखना और आपका उसके चुपचाप चल 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 उसके पीछे चलना। तो अल्टीमेटली वो एक इम्प्लाइड ऑफर था कुली की तरफ से, आपका उसके पीछे चलना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बना, इम्प्लाइड ऑफर को इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मिला, तो वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, करेक्ट। तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही आपने कभी कुली को नहीं बुलाया था, लेकिन वो कुली का यूं देखना और आपका उसके पीछे चलना ही अपने आप में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मान लिया गया था, करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने इसके लिए आपको दिया था बस का, कि बस जो आके रुकी आपका बस में चढ़ना तो ऑफर का एक्सेप्टेंस देने के बराबर था। अभी वो टिकट कंडक्टर वाला आपसे टिकट मांगना है और आपने मना कर देना है, तो उसने आपको बस से नीचे फेंक देना है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मीनिंग देयर बाय वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, करेक्ट। तो अब आप उसको अगर नहीं मानेंगे तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे नहीं फेंकता बस से नीचे, तो जस्ट बोलने की बात है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इम्प्लाइडली। हमेशा बोल के या लिख के ही कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार बिना बोले बिना कहे भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाता है। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था शू पॉलिश वाला। ओ भैया वो बैठा है जो फुटपाथ में, आपने वहां ले जाके जूते रख दिए, इसका मतलब ही क्या है? अभी उसने ठकाठक पॉलिश करना चालू कर दिया, तो इसका मतलब आपका पैर रखना इज द एक्सेप्टेंस टू द ऑफर जो वो लेके बैठा था अपने पास। तो अब उसने पॉलिश कर दी, हेल्ड, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, वो भी बिना फेंके हुए उसको हाथ में देने पड़ेंगे, करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी इट इज अ केस ऑफ अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये दो मेन कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का ये एक छोटा बच्चा होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को इसके अंदर रखा गया था, एक तो रखा गया था एटीएम वाला, जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो ये अपने आप बिना कुछ बोले एटीएम से जाके बात करते हैं कि तू मेरे को 10,000 रुपए देगी क्या, ऐसी तैसी कार्ड डालो 10,000 लेके आ जाओ, यानी बिना कुछ बोले बात हो गई, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। तो दिस इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था ऑक्शन, सेल बाय ऑक्शन। तो वैसे ही वो तीसरा हथौड़ा पड़ा, अपने आप इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है। तो ऑक्शन सेल ये क्या बन गया? ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट का ही एक प्रकार था कॉजी, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो एक केस है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। 5 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे लॉ मानता है कि भले ही आपने पार्टीज ने कभी एक दूसरे को ना कभी कोई ऑफर दिया था, ना कोई एक्सेप्टेंस था, कभी कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं था, लेकिन फिर भी भले ही उन्होंने आपस में कभी कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं था, लेकिन फिर भी लॉ उसे एक कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस दे देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने इस पे डिस्कस किया था, एनी नेसेसरीज विच आर सप्लाइड टू माइनर तो कैन बी रिकवर्ड आउट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द माइनर। तो कोई भी अगर आप माइनर को नेसेसरीज सप्लाई करते हैं जो उसकी लाइफ के लिए असेंशियल है, करेक्ट, तो उसमें जो भी खर्चा आपने किया था, अगर माइनर की एस्टेट, एस्टेट मतलब जायदाद, तो अगर माइनर की उतनी जायदाद है तो यू हैव अ राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द माइनर्स एस्टेट। लेकिन याद करिए वो केवल माइनर के एस्टेट से रिकवर कर सकते हैं, यू नेवर हैव अ राइट अगेंस्ट, माइनर नेवर इनकर्स पर्सनल लाइबिलिटी, तो वो पर्सनल लाइबिलिटी कभी भी इनकर नहीं करता था। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था।
तो यानी बात क्या निकल के आई दोस्तों कि इस केस में माइनर्स को नेसेसरी जो आपने सप्लाई किया, कभी कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था माइनर और आपके बीच में, ना उसने मांगा ना आपने उसको एक्सेप्ट किया, बट आप अपनी मर्जी से उसके लिए कोई काम कर रहे हो और वो उसके लिए नेसेसरीज था। तो उस केस में जितना भी खर्चा आपने किया हेल्ड, वो खर्चा आपको रीइंबर्स हो सकता है, बट पर्सनली कभी नहीं होगा, इट विल बी ओनली आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द माइनर। वही सेम सिचुएशन अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। करेक्ट। तो ये पहला एग्जांपल हो गया अनसाउंड माइंड का। दूसरा एग्जांपल फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में बताया था कि भैया फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, किसी की कोई खोई हुई चीज मिली तो ऐसा नहीं कि रखे जेब में और निकल लिए वहां से। करेक्ट। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो तो ये ऑटोमेटिकली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रू ओनर एंड द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, कि कल को ट्रू ओनर जब वो गुड्स को मांगे तो जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है उसको लौटाना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं अब तेरे को खरीदना पड़ेगा, कितने पैसे देगा ये बता। ऐसा सब कुछ नहीं होना है, आपको वो चीज चुपचाप उसको लौटा देनी है। करेक्ट। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अ केस ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। भले ही आपके बीच में कभी ऐसा कोई ऑफर एक्सेप्टेंस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी लॉ उसके लिए प्रिंसिपल क्या फॉलो करता है, नो वन कैन बिकम रिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर, यानी प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज फॉलोड इन द गिवन केस, कि वन शुड नॉट बिकम रिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर। यानी एक बच्चा पास हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरे के फेल होने के दर पे अगर एक बच्चा पास होगा तो ऐसे पास को पास नहीं बोलेंगे, अपनी मेहनत पे पास हो। तो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट होने नहीं दिया जाता। ठीक उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल बता चुका, तीसरा एग्जाम्पल इसमें अपन ने देखा था जो एरियर्स ऑफ टैक्सेस थे। तो मकान मालिक ने जो जगह थी वो किराएदार को दी थी लीज के लिए, और उसमें कोई पुराने टैक्सेस बाकी थे। अब वो टैक्स देने का ऑब्लिगेशन किसका था, ऑब्लिगेशन तो जो ओनर है उसका रहता है, लेकिन अब ओनर वो पे नहीं कर रहा था तो टेनेंट ने वो अमाउंट का पेमेंट कर दिया। तो अगर टेनेंट वो अमाउंट का पेमेंट कर देता है, करेक्ट, लाइबिलिटी ऑफ ओनर की, तो हेल्ड वो टेनेंट का राइट है कि वो ओनर से वो अमाउंट को रिकवर कर सकता है। तो भले ही उनके बीच में आपस में कभी ऐसी बात नहीं थी, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस का केस नहीं था, ये एक तरीके का डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, विच इज नेवर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस दे देगा। और आखिरी आज की तारीख में ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब मोस्टली वही चीज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाए तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, की कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस को लेके कि कॉन्ट्रैक्ट में कही गई बात पूरी की गई थी कि नहीं की गई थी, परफॉर्मेंस को लेके अगर आप बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट फिर दो प्रकार का होता है, या तो एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में की गई बातें या तो परफॉर्म हो चुकी दोनों पार्टियों के द्वारा या अभी परफॉर्म होना बाकी है। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट where the parties to the contract have performed their part on the contract, where both the parties to the contract have performed their part on the contract। मैंने आपको पेन देने की बात की थी, आपने मुझे 2000 देने की बात की थी, मैंने आपको पेन दे दिया, आपने मुझे 2000 रुपए दे दिए, तो both parties have performed their part in the contract। ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल बन गया। लेकिन एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी दो प्रकार से हो सकता है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, वेयर वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज रिमेनिंग ऑन द सेकेंड पार्टी, तो वो यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जहां पे एक पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, और दूसरी पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म करना बाकी है। एग्जांपल के तौर पे क्रेडिट सेल, पीवीआर टिकट बुकिंग, एयरलाइंस बुकिंग, जहां एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म कर देती है पैसे देने का, अब अगला काम है दूसरी पार्टी का परफॉर्म करने का। एयरलाइंस वाले ने आपको लेके जाना है, पीवीआर वाले ने आपको पिक्चर दिखानी है, तो अब एक पार्ट क्रेडिट सेल वाले में अब कस्टमर को उसको पैसा देना है, टीवी तो वो ले जा चुका। तो जहां एक पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया और सेकेंड पार्टी को अपना पार्ट परफॉर्म करना बाकी है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहां दोनों पार्टियों को अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना बाकी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, अ काइंड ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक तरीके का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बोलते हैं, बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि तौर पे याद करिए वही सिंगर वाला केस, कॉन्ट्रैक्ट तो 1 तारीख को ही हो चुका था, लेकिन दोनों ने परफॉर्मेंस कब करनी है, 10 तारीख को करनी है। दोनों ने परफॉर्मेंस 10 तारीख को करनी है, सिंगर गाना गाएगा और इवेंट वाला उसको 5 लाख रुपए देगा, तो दोनों को ही अपना पार्ट परफॉर्म करना है। सो व्हेन द परफॉर्मेंस इज पेंडिंग on the side of both the parties to the contract, such contracts are bilateral executory contract। तो नाम बस ऐसे हैं, बाकी कॉमन सेंस पे वो सेम बात बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अब इसके आगे का डिस्कशन जो चल रहा है वो दो वर्ड पे चल रहा है, वो है एक है ऑफर और दूसरा है एक्सेप्टेंस।
तो ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, वैलिड ऑफर क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके एसेंशियल्स, एंड व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड हाउ टू रिवोक ऑफर एंड रिवोक एक्सेप्टेंस। तो इस टॉपिक को लेके रिमेनिंग पार्ट बचता है हमारी फर्स्ट यूनिट का। तो ऑफर का मतलब ही क्या होता है, पूरा मतलब एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है और एग्रीमेंट के लिए ऑफर का होना जरूरी होता है। तो अगर ऑफर ही नहीं है तो यूं समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही नहीं होती है। तो ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऑफर का मतलब क्या होता है, इसलिए ये पहली डेफिनेशन भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, 2 क्लॉज ए डिफाइंस द टर्म ऑफर, जिसका मतलब क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, क्या, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, क्या चीज की इच्छा जाहिर कर रहा है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, करेक्ट, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर। यानी ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, एक इंटेंशन के साथ, और वो इंटेंशन क्या है, आपका जवाब जानना, करेक्ट। मैं खाली इतना बोलता हूँ मेरी इच्छा है कि मैं शादी कर लूं, तो इसका मतलब क्या, ये एक ऑफर है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, द ऑब्वियसली द आंसर टू इट इज नो, करेक्ट। तो यानी ये एग्जांपल मेरे पर्सनल नहीं, आपके स्टडी मैथ के एग्जांपल है, वरना आप सोचते हैं कि सर, ठीक है। तो देयर इज नो ऑफर फ्रॉम माय साइड। अभी वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हमने जो पढ़ा, हमने जो पढ़ा उसमें, यानी एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस समझिए, कि ऑफर का मतलब क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज इंटेंशन, यानी अनदर पर्सन को विलिंगनेस बता रहा है, मतलब अपनी इच्छा बता रहा है, क्या चीज की इच्छा, कुछ काम को करने की या कुछ काम को ना करने की, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। लेकिन ये सब क्यों कर रहा हूं, ऑब्वियसली सामने वाले का जवाब सुनने के लिए। मेरे को अगर आपका जवाब ही नहीं सुनना है तो वो ऑफर नहीं होता है, करेक्ट। लाइक आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी बोलते हैं तो वो ऑफर नहीं है उनकी तरफ से, वो एक सीधा सीधा काम है जो आपको करना है। वो उन्होंने आपका जवाब नहीं सुनना है कि बेटा आप ऐसा करोगे तो कर देंगे, वो नहीं, वो आप सोचते रहो, उन्होंने तो बोल के चले जाना है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में दैट इज नॉट अ ऑफर। तो ऐसे केसेस में ऑफर का मतलब क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, तो इसका मतलब साफ हो गया, दो लोगों का होना जरूरी है। मैं अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, मैं सीए फाउंडेशन पास होऊंगा, हाँ होऊंगा। यू कैन नॉट गिव ऑफर टू योर सेल्फ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, ऑर्डर नहीं देना है, इच्छा जाहिर करना, करेक्ट। तो हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दे विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। सो सच एक्ट और एब्सटिनेंस बेसिकली, या सच ऑफर इज बेसिकली रिफर टू एज ऑफर, इसको ऑफर बोला जाता है, करेक्ट। तो यानी जो पर्सन ये ऑफर दे रहा है उसको अपन ने बोल दिया ऑफरर या प्रोमिसर, और जिसको दिया जा रहा है वो कहलाता है ऑफरी या प्रोमिसी। और बाद में जब वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वही प्रॉमिसी क्या बन जाता है, एक्सेप्टर बन जाता है। सो सच पर्सन इज सेड टू मेक अ ऑफर। तो ये तो ऑफर की डेफिनेशन हो गई। कल को ऑफर के ऊपर सवाल आए तो उसका जवाब ही आप शुरू कर सकते हैं सीधा ऑफर की डेफिनेशन से। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कितने प्रकार से क्लासिफाई होता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर जो है 5 प्रकार से ऑफर को बताया गया है। एक होता है जनरल ऑफर, पेयरिंग के साथ पढ़ते हैं इसको अपन। तो एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। दोनों में फर्क क्या होता है, जनरल ऑफर जिसको मैं जनरली किसी को भी देता हूं, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो एक तरीके का जनरल ऑफर हो जाता है। स्पेसिफिक ऑफर, जब मैं स्पेसिफिकली किसी जिस व्यक्ति को दे रहा हूं वही व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसे स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। तो अगर मैंने राधे श्याम को बोला है कि राधे श्याम आर यू गोइंग टू बाय दिस पेन फॉर 2000, दिस ऑफर इज स्पेसिफिकली फॉर राधे श्याम, तो राधे मोहन कैन नॉट इंटरफियर इन बिटवीन, करेक्ट। तो वो बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता और बोल सकता है, करेक्ट। तो जिसको ऑफर दिया जाए अगर वही एक्सेप्ट करे तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है, लेकिन अगर वो ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है तो वो जनरल ऑफर की कैटेगरी में आ जाता है। इसी को लेके फेमस केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, करेक्ट। और जिस केस में क्या बोला था कि भैया पेपर में एक ऐड दी गई थी कंपनी के द्वारा कि जो भी इस दवाई को लेगा अगर इन्फ्लुएंजा उसे हो गया तो फिर मुंह मांगा इनाम जो भी है उसे दिया जाएगा। तो कार्लिल ने क्या किया, वही दवाई खरीदी जिस प्रिस्क्रिप्शन के साथ जिस तरीके से बोला गया उस तरीके से उसका इस्तेमाल किया, करेक्ट, एक्सेप्ट किया उस ऑफर को। लेकिन बाद में शी कॉन्टेक्टेड इन्फ्लुएंजा हेल्ड की अब वो कंपनी को उसको क्या करना पड़ा, कंपेंसेशन देना पड़ा। कंपनी की प्ली वहां पे क्या थी कि भैया तुमने हमने तुमको ऑफर ही कब दिया था,
तुम कौन होते एक्सेप्ट करने वाले? हमने कभी बोला था क्या कार्लिल को बुला के कि आके खरीदो? तो कार्लिल का जवाब क्या था कि भैया दिस वाज अ केस ऑफ अ जनरल ऑफर। तो कौन से पॉइंट से रिलेटेड कौन सा केस है आपको ये पता होना चाहिए। तो कार्लिल का जवाब क्या था कि भैया दिस वाज अ केस ऑफ जनरल ऑफर, कि तूने तो जनरल ऑफर दिया था, और जब आप जनरल, ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं था कि केवल यही व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, ये जनरल ऑफर था, और जब तूने जनरल ऑफर दिया था तो जनरल ऑफर को तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और उसमें फिर जैसा कहा था वो बात पूरी नहीं हुई, तो लाइए कंपेंसेशन का पैसा दीजिए। कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि कंपनी को कंपेंसेशन का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है एंड हेल्ड। आगे चल के हमने इसमें भी सीखा था कि एक्सेप्टेंस जब आप करते हो तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेकिन जनरल ऑफर के एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन की भी जरूरत नहीं है। यानी कार्बोलिक्स कार्लिल को ये बताने की भी जरूरत नहीं थी कि भैया मैं तुम्हारी वो दवाई खरीद रही है और चेक करूंगी, तो ये इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो अपने आप में वो दवाई का इस्तेमाल करना इज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर। तो ये जनरल और स्पेसिफिक ऑफर के बीच की बात हो गई थी। काउंटर, दूसरे दो ऑफर होते हैं, एक होता है काउंटर ऑफर और एक होता है क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर, करेक्ट। काउंटर ऑफर का सीधा मतलब क्या होता है, आप जो आमतौर पे दुकान में करते हैं, करेक्ट, जो दुकानदार से पूछते हैं भैया ये कितने का, दुकानदार बोलता है 10,000 रुपए का, बोलते क्या भैया 8,000 लगाओ, करेक्ट। तो जैसे ही आपने 8,000 बोला तो आपने उसके ऑफर को काउंटर ऑफर दे दिया, करेक्ट। तो जैसे ही आप काउंटर ऑफर देते हैं तो क्या हो जाता है, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है, और अब ऑफरी ऑफरर बन जाता है और ऑफरर ऑफरी बन जाता है। समझ आया मैंने क्या बोला, करेक्ट। तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी बन जाती है, और जो सेकंड पार्टी होती है वो फर्स्ट पार्टी बन जाती है। तो पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ कि भैया आप ये जमीन 10 लाख में खरीदेगो क्या, आई एम द ऑफरर, आपका काम था हाँ या ना बोलना, पर आप बदतमीज निकलते हैं और बोलते हैं कि सर 6 लाख में दे दो, तो यानी इट बिकम्स अ केस ऑफ काउंटर ऑफर। अभी वो एक्सेप्टेंस टू ऑफर नहीं है, वो काउंटर नया ऑफर है। जैसे ही आप काउंटर ऑफर करोगे, पुराना ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया, रेवोकेशन हो गया पुराने ऑफर का, क्लोजर ऑफ ओल्ड ऑफर हो गया, करेक्ट। तो अब एक नया ऑफर आ गया जिसमें अब ऑफरी ऑफरर बन गया और ऑफरर ऑफरी बन जाएगा, करेक्ट। अब मैंने सोचना है कि मैंने आपको वो जमीन 6 लाख में देनी है कि नहीं। अगर मैं एग्री कर जाऊं तो इसका मतलब अब आपने ऑफर दिया था और मैंने एक्सेप्ट कर दिया, आपके और मेरे बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अब वो जमीन 6 लाख में बिकेगी, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो इसका मतलब आपने ऑफर दिया था, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने रिजेक्ट किया तो अब आप बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं आपकी बात मान लेते, 10 लाख में ही ले लेना, मतलब अब ऐसी तैसी कराओ, अब 10 लाख में भी नहीं देना है मैंने आपको, क्यों? अब आप बोलते हैं सर ने ऑफर दिया था 10 लाख का, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अब आप सर को देना ही पड़ेगा 10 लाख में वो जमीन। क्या सर को देना पड़ेगा क्या 10 लाख में जमीन? सर ने कुछ नहीं देना है आपको 10 लाख रुपए में। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने जैसे ही काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर स्टैंड्स कैंसल्ड। तो अब 10 लाख में भी खरीदना है तो फिर ये एक नया ऑफर है आपकी तरफ से, तो आप ऑफरर बन गए, अब एक्सेप्टेंस देना है कि नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, करेक्ट। तो ये एक नया ऑफर आ गया था, वो आपका 10 लाख में जमीन खरीदना इज नॉट एक्सेप्टेंस, वेदर इट इज अ न्यू ऑफर मेड बाय ऑफरी टू द ऑफरर, करेक्ट। तो ये होता है काउंटर ऑफर। एक होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब ऐसा वाला ऑफर। तो क्रॉस ऑफर में बेसिकली क्या होता है, जब मैंने आपको बोला कि भैया मैं आपको ये पेन 2,000 में बेचना चाहता हूँ, तो ये ए से बी को एक ऑफर गया था, बट कोइंसिडेंटली उसी वक्त आप भी आते हो और मुझे बोलते हो सर आप ये पेन हमें 2,000 में दोगे क्या। इसका मतलब ये आपकी तरफ से मुझे ऑफर आ गया। तो जब यानी आपकी तरफ से मुझे चिट्ठी मिल गई पेन 2,000 में खरीदने की, और मेरी तरफ से आपको चिट्ठी पहुंच गई ये पेन 2,000 में बेचने की, तो ये ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं है, रेदर ये दो ऑफर है, क्रॉस ऑफर, करेक्ट। कि मैंने आपको एक ऑफर दिया और आपने मुझे एक ऑफर दिया। एबी ने एमए को कार बेचनी थी, तो एबी ने चिट्ठी लिखी एमए को कि भैया मैं ये कार बेचने के बारे में सोच रहा हूँ 20 करोड़ रुपए में, क्या आप खरीदोगे? तो दिस इज ऑफर फ्रॉम एबी टू एमए। बट कोइंसिडेंटली हुआ ये था कि एमए ने भी एक चिट्ठी लिखी थी एबी को उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली, और वो चिट्ठी मुझे मिली जिसमें क्या लिखा था, यार मुझे तेरी वो कार पसंद है, मैं 20 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ, तू बेचेगा क्या, करेक्ट। तो ये अमाउंट टू टू ऑफर। अब सवाल ये है, मुझे जो चिट्ठी मिली, मैं बोला यार एमए भी 20 करोड़ में खरीदना चाहता है, एमए को चिट्ठी मिली यार ए भी 20 करोड़ में बेचना चाहता है, तो सवाल ये है क्या ये चिट्ठी का जवाब था क्या? क्या ये चिट्ठी का जवाब है? मतलब और चिट्ठी का जवाब मतलब क्या, चिट्ठी क्या थी, ऑफर, तो चिट्ठी का जवाब एक्सेप्टेंस। तो एबी ने जो चिट्ठी भेजी थी और एमए से जो चिट्ठी मिली, तो एमए की चिट्ठी क्या एबी की चिट्ठी का जवाब है क्या? नहीं। क्या एबी की चिट्ठी एमए की चिट्ठी का जवाब है क्या? नहीं। तो रेदर ये दो ऑफर है, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं किसी का, करेक्ट। तो अभी तो एक्सेप्टेंस देना है, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर, व्हेन टू ऑफर्स आर मेड साइमल्टेनियसली बाय
पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। तो ये कहलाते हैं क्रॉस ऑफर। और लास्ट होता है कंटिन्यूइंग ऑफर। कई बार आप ऑफर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम चलाते हैं, तो जब एक ऑफर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है तो उस ऑफर को एक कंटिन्यूइंग ऑफर बोलते हैं टिल दैट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ उसके बाद वो ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई दुकानों में आप देखते हैं सेल अप टू 31 दिसंबर, 10% ऑफ अप टू दिवाली। तो इसका मतलब बात साफ है कि दिवाली तक ही 10% ऑफ है, उसके बाद नहीं है। 31 दिसंबर तक डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये ऑफर फॉर अ कंटिन्यूइंग पीरियड है। तो इस तरीके से ये ऑफर का क्लासिफिकेशन होता है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी होती है, वैसे ऑफर के भी कुछ एसेंशियल फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। व्हाट आर दोज एसेंशियल फीचर्स एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर? तो ऑफर में क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए? देखो कॉमन सी बात है, ऑफर में ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए कि इट इंटेंड्स टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी इससे क्या पॉइंट निकल के आ गया? एनफोर्सिबिलिटी। फिर ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, नॉट वेग। इससे क्लियर हो गया कि भैया क्या चीज दे रहा हूं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। लाल कार 5 लाख रुपए में देने की बात कर रहा हूं, कितना क्लियर ऑफर है। मैं सिर्फ बोलूं कार खरीदोगे क्या, इट्स नॉट अ क्लियर ऑफर, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कम्युनिकेशन टू ऑफरी, यानी ऑफर को वैलिड ऑफर तभी माना जाएगा जब ऑफर को आपने कम्युनिकेट किया है। इसका मतलब अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो एक वैलिड ऑफर ही नहीं था। और इसी के लिए अपन ने केस देखा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जहां पे ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था ऑफरी को। तो जब कम्युनिकेट ही नहीं था, तुझे जानकारी नहीं थी, तूने नेफ्यू को खोज के ला के दे दिया, पर क्या तुझे कभी ऐसा पता था कि भैया मैंने ऐसा कोई ऑफर दिया है कि जो भी खोज के ला के देगा मैं उसको इनाम दूंगा? तो अगर ये पता ही नहीं था तो हेल्ड कि लालवंश शुक्ला वो प्राइज जो है वो गौरी दत्त से क्लेम नहीं कर सकता, फॉर द वेरी सिंपल रीजन ऑफर वॉज नेवर कम्युनिकेटेड फ्रॉम गौरी दत्त टू लालमन शुक्ला। तो ये इस पॉइंट से रिलेटेड केस था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ऑफर मस्ट बी विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, ये तो डेफिनेशन ऑफ ऑफर से ही निकल के आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला, मैंने बस अपनी इच्छा जाहिर नहीं करनी, मैंने अपनी इच्छा जाहिर करनी आपका जवाब सुनने के इंटेंशन के साथ, करेक्ट। सो इंटेंशन टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, तो जस्ट मैंने बोलता हूं कि ए बी वॉन्ट्स टू मैरी दिस ईयर, इट्स नॉट अ वैलिड ऑफर फ्रॉम ए बी टू समवन फॉर हर टू मैरी मी, करेक्ट। तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं होता। नेक्स्ट, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ट्राई टू कम्युनिकेट विद एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में शर्तें नहीं होती, पर ऑफर में शर्तें हो सकती है। मेरा घर है, मैं किसको किराए में देना चाहता हूं ये मैं डिसाइड कर सकता हूं, तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है कि मैंने बोला कि भैया मैं अपना घर किराए में देना चाहता हूं, किसको? सिर्फ जैन लोगों को। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इट इज अ कंडीशनल ऑफर फ्रॉम माई एंड, तो कोई उसको मना नहीं कर सकता। आप भी जिसको लेना है वो कंडीशन जो पूरी करेगा मैं उसी को दूंगा, वरना नहीं दूंगा, करेक्ट। तो इट कैन बी कंडीशनल ऑफर। ऑफर में हमेशा कंडीशन लगाई जा सकती है। मैं ये जमीन 10 लाख में बेचना चाहता हूं, जिसको भी खरीदना है बुकिंग के वक्त 1 लाख रुपए का चेक डिपॉजिट करे तो ही मैं बुकिंग मानूंगा, करेक्ट। तो वो कंडीशन मैं लगा सकता हूं। पेमेंट आपने चेक के थ्रू करना है, वो कंडीशन मैं लगा सकता हूं। तो जो भी ऐसी कंडीशन है, ऑफर हमेशा कंडीशनल हो सकता है, वो एक वैलिड ऑफर है, लेकिन एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म्स द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, लेकिन ऑफर में कभी मुझे ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए क्या कि अल्टीमेटली अगर आपने इसका जवाब 1 हफ्ते में नहीं दिया तो मैं मानूंगा आपकी ना में हाँ है। तो ऐसे ना में हाँ नहीं होती है, करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी ऑफर का जवाब बराबर आना चाहिए। ऑफर में ऐसे टर्म्स नहीं डाल सकते आप जिसमें ये बोला जाए कि इफ नॉट कम्युनिकेटेड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफर विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। तो ये कंडीशन अगर आप डालेंगे तो ये कंडीशन नहीं है। तो देखिए ऊपर बोलते हैं ऑफर कंडीशनल हो सकता है, लेकिन कंडीशन में ये कंडीशन नहीं लगा सकते हो आप कि अगर आपने इतने दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा आपको मंजूर है और मतलब फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते, करेक्ट। फिर आप जानते हैं ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये सारे असेंशियल्स ऑफ क्या थे? वैलिड ऑफर थे। जैसे ऑफर होता है वैसे ही एक्सेप्टेंस भी होता है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन वही है जो हमने पढ़ी थी प्रॉमिस की, कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन इज एसेंट द प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। और वही एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है।
तो टू ए बताता था ऑफर, तो टू बी बताता है प्रॉमिस यानी एक्सेप्टेंस, और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इस तरीके से ऑफर, एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तक की कहानी बनती है। जैसे वैलिड ऑफर के कुछ रूल्स थे, तो वैलिड एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ का सवाल है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। तो वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या रूल हैं? एक्सेप्टेंस जो है, याद करिए, जिसको मैंने क्या बोला था, राधे श्याम को ऑफर दिया था, तो एक्सेप्ट किसको करना है? राधे श्याम को ही करना है, राधे मोहन बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। सो अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो स्पेसिफिक ऑफर का एक्सेप्टेंस केवल कौन देगा? केवल वही व्यक्ति देगा जिसको ऑफर दिया गया था। कोई तीसरे व्यक्ति से अगर एक्सेप्टेंस मिलता है तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई से पूछा था विल यू मैरी मी, तो ऑफर दिया था एक्स ने वाई को। अभी वाई जो है वो कम्युनिकेट करती है एक्स की सिस्टर को कि भैया उसको बोल देना कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, ऐसी तैसी हो गई। करेक्ट। अभी सिस्टर ने कम्युनिकेट किया नहीं, सिस्टर ने कम्युनिकेट किया नहीं, उसके चक्कर में एक्स ने जेड से शादी कर ली। अब जब एक्स ने जेड से शादी कर ली तो वाई आई और बोली तू तो मेरा एक्स हो गया। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर ऐसे सिनेरियो और ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे, तो ऐसे सिनेरियो और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सवाल है क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? जी नहीं। आपको कम्युनिकेशन ऑफर का एक्सेप्टेंस उसी को देना है जिसको ऑफर दिया गया था, कोई दूसरा एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, इसका मतलब क्या बोला था मैंने? शर्तें कौन लगाता है? ऑफर देने वाला। ऑफर एक्सेप्ट करने वाला शर्तें नहीं लगा सकता। मैंने बोला था भैया मैं अपना घर आपको 1 करोड़ में बेचना चाहता हूँ, ये 4 मंजिला घर। अब आप बोलते हैं ठीक है यार, हम आपका घर खरीदना चाहते हैं लेकिन हमको 4 मंजिल की जरूरत नहीं है। आप 4 मंजिल 1 करोड़ में देते तो 2 मंजिल 50 लाख में खरीदे। मैंने बोला आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले 2 मंजिल 50 लाख में? करेक्ट। तो आप ऑफर जिस टर्म्स पे दिया गया एब्सोल्यूट होना चाहिए, पूरा का पूरा या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। ये पार्ट में आप टर्म्स डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो केस ऑफ काउंटर ऑफर हो गया। और दूसरा, अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। कोई तरीके का क्वालिफिकेशन नहीं लगा सकते क्या कि अच्छा चलो मैं आपका वो 4 मंजिल वाला घर खरीद लूंगा 1 करोड़ में अगर आप मेरी एक जमीन खरीद लो 20 लाख में। मतलब ये क्या जबरदस्ती है, मैंने काहे को तेरी जमीन खरीदनी है? तो अनक्वालिफाइड। तो इसका मतलब ऑफर कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल, और कोई भी तरीके की शर्त नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एक्सेप्ट करना है, हाँ या ना बोलो, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप नहीं लगा सकते। लेकिन उसमें ध्यान रखिए कोई ऐसी चीज मांगना जो असेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो गाड़ी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपने बोला कि भैया हम आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हैं अगर आप उसके वैलिड पेपर हमको दिलवा दोगे। करेक्ट। यानी वो गाड़ी आपके नाम की है, उसके रजिस्ट्री के पेपर आप हमको दिला दो तो हम आपके गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यानी ये कंडीशन लगाना इज नॉट अ कंडीशन, ये कोई नई कंडीशन नहीं है, तो असेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है वैसे ही एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेट होना अत्यंत जरूरी है। कि अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसे एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किसको होना चाहिए? जिसने ऑफर दिया था उसको होना चाहिए। फिर ऑफर जिस मोड पे एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया था उसी मोड पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर तरीका बताया गया है, मोड इज प्रिस्क्राइब, तो आपने वो मोड उसी एक्सेप्टेंस उसी मोड पे दिया है तो ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि भैया आपको अगर ये ऑफर मंजूर है तो एसएमएस कर देना, तो आपने एक्सेप्टेंस एसएमएस से ही देना है। अगर आपने कोई दूसरे मोड से किया तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड है, इफ एक्सेप्टेंस गिवन इन मोड प्रिस्क्राइब, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। इफ एक्सेप्टेंस नॉट गिवन इन मोड प्रिस्क्राइब, तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। लेकिन जहां मोड प्रिस्क्राइब नहीं होता तो वहां रीजनेबल मैनर में आपको देना है, जो भी बेटर तरीका हो सकता है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का। तो अगर आपने वो रीजनेबल मैनर में किया तो वैलिड एक्सेप्टेंस है, पर कुछ ऐसा काम कर दिया जो जनरली आमतौर पे लोग नहीं करते, अनरीजनेबल लग रहा है, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जैसे मोड की बात थी वैसे ही टाइम की भी बात होती है। अगर ऑफर आपने टाइम किसी टाइम बाउंड में दिया गया था कि आपको ऑफर अगर एक्सेप्ट करना है तो इतने टाइम में एक्सेप्ट करना है, अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, उस टाइम पे अगर आपने एक्सेप्ट करा तो ही वैलिड एक्सेप्टेंस है, उस टाइम के बाद एक्सेप्ट करोगे तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस
नहीं होता, करेक्ट। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली बर्ड ऑफर, अब अर्ली बर्ड ऑफर है, आपने टाइम पे एक्सेप्ट किया, मैं आपके ही लाइफ का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो अगर अर्ली बर्ड ऑफर आपने टाइम पे एक्सेप्ट किया, वही एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। एक बार वो टाइम चला गया तो उसके बाद फिर अब आप बोलते हो हम तो एडमिशन ले ही रहे हैं, अब हमें ईबीओ चाहिए, कोई ईबीओ नहीं मिलने वाला, मतलब इट्स नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, करेक्ट। क्यों? क्योंकि टाइम हैज बीन प्रिस्क्राइब। जहां पे टाइम प्रिस्क्राइब नहीं होता तो फिर क्या होना, रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ना व्हाट इज रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट बेसिस। रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस मिल गई तो वैलिड एक्सेप्टेंस, रीजनेबल टाइम में नहीं मिली तो वो इनवैलिड एक्सेप्टेंस होती है। जैसे मैंने बोला, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सामने वाले ने ऑफर दिया था विल यू मैरी मी, सामने वाली ना हाँ बोल रही है ना बोल रही है, तो क्या समझे, कुछ नहीं समझना है, इट इज नॉट अ एक्सेप्टेंस, वो एक एक्सेप्टेंस नहीं है। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक। सब रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इसी को अपन बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो अगर ऑफर इम्प्लाइड था, कुली ने आपको देखा था, तो आपका कुली के पीछे चलना उसका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था। तो ये सारे असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस थे। और लास्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन आता था, वो आता था विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस। तो याद करिए, इसी को लेके हमने वन ऑफ द असेंशियल फीचर्स क्या देखा था, कि ऑफर असेंशियल होने के लिए कम्युनिकेट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी इफेक्टिव होने के लिए कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब दोनों के लिए कम्युनिकेशन का होना मस्ट है। अब ये कम्युनिकेशन पूरा कब माना जाता है, तो कम्युनिकेशन पूरा कब माना जाएगा इसके बारे में पूरा दिया हुआ है सेक्शन 4 में। जब हम ऑफर की बात करते हैं तो ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा कब माना जाता है, ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ऑफर देने वाला कौन हूं, मैं हूं। तो मैं ये पेन 2000 में बेचना चाहता हूं, मैं मन में ही सोच रहा हूं कि मैं ये पेन सूर्य किरण को 2000 में दूंगा, अभी सूर्य किरण को ही नहीं पता है। तो क्या ये एक वैलिड ऑफर है मेरा सूर्य किरण को? अब आप ये मत खोजिए हुई सूर्य किरण इन द गिवन केस, ठीक है। तो ऑफर जो है, आपने जिसको, कोई है तो नहीं ना सूर्य किरण? ठीक। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, तो अगर ऑफरी को उसकी जानकारी हो तो ही वो कम्युनिकेशन पूरा माना जाता है। तो एबी ने एमए को कार बेचनी है, तो एमए को तो पता होगी एबी ने उसको कार बेचनी है, मैंने दुनिया को बता दिया, एमए को ही नहीं पता है कि मैंने उसे कार बेचनी है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब माना जाता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। ठीक उसी प्रकार से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अभी देखो ऑफर में तो मैं दूसरे को दे रहा था, तो इसलिए मेरे अगेंस्ट में ऑफर कंप्लीट कब हो गया, जब सामने वाले को जानकारी हो गई। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस में दो लोग आ जाते हैं, क्यों, एक एक्सेप्ट करने वाला और दूसरा जिसने ऑफर दिया था। तो अब किसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है वो पता करना है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट ऑफरर की अगर बात करते हैं, ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही सामने वाले ने चिट्ठी पोस्ट करी तो वो मेरे ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। एबी ने एमए को चिट्ठी लिखी थी, यार तू कार 20 करोड़ रुपए में खरीदेगा क्या, जैसे ही एमए ने उसका जवाब लिखा हाँ यार मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, और वो चिट्ठी लाल डब्बे में डाली, तो जैसे इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मेरे अगेंस्ट में वो कम्युनिकेशन पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि भैया अब वो आपके आउट ऑफ द पावर है वो चिट्ठी को निकालना, वो चिट्ठी मुझ तक तो पहुंच के रहेगी, करेक्ट। अब आपके अगेंस्ट में वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, सोचो जब मैं ऑफर देता था, ऑफर देने वाला कौन था, मैं, मेरे अगेंस्ट में ऑफर कंप्लीट कब होता था, जब आपको पता चले। तो अब कम्युनिकेशन देने वाले कौन हो आप, एक्सेप्टेंस देने वाले कौन हो आप, तो आपके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब वो मुझे पता चल जाए। तो जिस दिन मुझे वो चिट्ठी मिलेगी आपके अगेंस्ट में वो कम्युनिकेशन पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो एज अगेंस्ट द ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, तो ऑफरी के अगेंस्ट में व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर, और ऑफरर के अगेंस्ट में व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द ऑफरी। तो इस तारीख को ऑफर और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाते हैं, इस तरीके से ये बताया गया है, करेक्ट है। आउटडेटेड कंसेप्ट, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सवाल बनाना हो तो बन सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ये सब चिट्ठियों का दौर था, आजकल कौन चिट्ठी, और किसको इतना समय लगता है, तुरंत फोन किया और पूछ लिए, करेक्ट। पर पहले जो था वो ये सब चीजों में समय लग सकता था, हो सकता है मैं ऑफर किसी और तारीख को दे रहा हूँ, सामने वाले को पता किसी और तारीख को चलता है, तो वहां पे इनका यूज आ जाता था। तो ये तो कम्युनिकेशन को लेके बात हुई। अब रेवोकेशन की बात कर लेते हैं। रेवोकेशन का मतलब ही क्या होता है, कैंसिलेशन। तो मैंने ये जो ऑफर दिया था ये पेन आपको 2000 में बेचने का, सवाल ये है कि ये ऑफर को मैं कब तक कैंसिल
कर सकता हूँ। सीधी सी बात है, आप तक ऑफर पहुंचे उससे पहले मैंने वो ऑफर को कैंसिल रिवोक करना है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। आपके एक्सेप्टेंस से पहले मैंने वो ऑफर को क्या कर देना है, तोड़ देना है। आप हाँ बोलो उससे पहले मुझे ना बोल देना है, तो तभी वो ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक होगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर एज अगेंस्ट ऑफरर मेरे अगेंस्ट में कब खत्म होगा? व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय ऑफरी। व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय ऑफरी होगा ये। टू ऑफरर लिखो या बाय ऑफरी लिखो। तो सोचो, एक बार आपने हाँ की चिट्ठी पोस्ट कर दी, अब मैं क्या रिवोक कर सकता हूँ क्या अपना ऑफर? नहीं, अब तो आपने एक्सेप्टेंस दे दिया जो मेरे अगेंस्ट में कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी। तो जैसे ही आपने चिट्ठी पोस्ट की तो मेरे अगेंस्ट तो ऑफर कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया। ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं उसे रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन एज अगेंस्ट ऑफरी, आपके अगेंस्ट में कब कैंसिल हो सकता है? वो मैं चिट्ठी मुझ तक पहुंचे उससे पहले, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, तो उस समय तक क्या किया जा सकता है, इसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है? तो यहाँ पे सब अपना अपना देखते हैं। एज अगेंस्ट ऑफरर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर, एंड एज अगेंस्ट ऑफरी व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय ऑफरी। तो उस समय से पहले तक आप क्या कर सकते हैं, उस ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। करेक्ट। तो यही एक हाईली टेक्निकल टॉपिक था। इसी को लेके जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उसमें इसका एक कंप्लीट अलग ही वीडियो था। कभी भी आपको कंफ्यूजन रहे आप उस डिटेल्ड वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जहां पे हमने इलेबरेटली इस टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस किया था। तो ये था अपना पूरा पहला यूनिट, जो एक सबसे ब्रॉडर यूनिट था, जिसमें हमने सारे नेचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से पढ़ा था। बोलो हाँ कि ना? सब चीजें कुछ याद आई? आनी थी, कोई ऑप्शन नहीं था। अगली यूनिट एक बड़ी छोटी सी यूनिट है। अगली जो यूनिट डील करती है, यूनिट 2, इट डील्स विद कंसिडरेशन। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पे फोकस है और वो वर्ड है कंसिडरेशन का। करेक्ट। वन ऑफ द असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें कंसिडरेशन का होना चाहिए, और वो कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। करेक्ट। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस पे सबसे पहली बात, कंसिडरेशन होता क्या है? सो द वर्ड कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर 2 सबसेक्शन डी। तो 2 क्लॉज डी जो है वो डिफाइन करता है कंसिडरेशन, और वो डेफिनेशन कैसी है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की इच्छा, वही तूने इच्छा जाहिर की थी ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing an act, such act or abstinence is known as a consideration। तो वो एक्ट या वो एब्सटिनेंस या प्रॉमिस टू डू इज अ कंसिडरेशन फॉर द सेट प्रॉमिस। तो यही कंसिडरेशन की डेफिनेशन है। जब भी कंसिडरेशन के ऊपर सवाल आए, आपने सबसे पहले तो कंसिडरेशन होता क्या है सेक्शन 2 क्लॉज डी में उसका रेफरेंस दे देना चाहिए। उसके बाद अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था दोनों पॉजिटिव कंसिडरेशन और नेगेटिव कंसिडरेशन का, कि पॉजिटिव कंसिडरेशन क्या होता है, नेगेटिव कंसिडरेशन क्या होता है। जरूरी नहीं है हमें अलग अलग एग्जांपल्स क्रिएट करना, तो सेम एग्जांपल्स भी मैं फॉलो, तो याद करिए वही ए बी का एम ए को काट देना इज द केस ऑफ पॉजिटिव कंसिडरेशन, जहां पे ए बी को क्या मिल रहा है 20 करोड़ रुपए और एम ए को क्या मिल रही है, कार मिल रही है, तो ये केस ऑफ पॉजिटिव कंसिडरेशन हो जाता है। लेकिन नेगेटिव कंसिडरेशन, कई बार कोई काम को ना करना भी एक केस बन जाता है नेगेटिव कंसिडरेशन का। याद करो, इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक्स ने वाई को कुछ पैसे दिए तो उधार, अब वाई वो उधारी का पैसा लौटा नहीं रहा था, तो एक्स ने क्या बोला था कि भैया अगर तूने पैसा नहीं लौटाया ना, अब मैंने तेरे खिलाफ केस कर देना है। जैसे ही वाई ने ये केस की बात सुनी, तो वाई एक्स के पास गया और उसने क्या ऑफर दे दिया कि भाई तू मेरे खिलाफ केस मत कर अगले 6 महीने, अगर अगले 6 महीने तू मेरे खिलाफ केस नहीं करेगा तो मैंने तुझे तेरा लोन का पैसा है वो तो देना ही है 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, पर वो 50 लाख के ऊपर मैंने तुझे 2 लाख रुपए और देना है अगर तू मेरे ऊपर केस ना करे तो। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे एक्स और वाई इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या है? एक्स के लिए कंसिडरेशन है 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो वाई से मिल रहा है, और वाई के लिए कंसिडरेशन क्या है?
या जो 6 महीने का और टाइम गैप जो उसके खिलाफ केस नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस में, मतलब मैंने पार्टी इंटरचेंज कर ली, समझ जाइए। तो अल्टीमेटली दोनों के लिए कंसिडरेशन, यानी दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ मिल रहा है। एक को 6 महीने का समय मिल रहा है और दूसरे को क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये दोनों का कंसिडरेशन हो जाता है। बट यहाँ पे क्या क्यों क्या मिल रहा है कंसिडरेशन, कोई काम को ना करने का कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। करेक्ट। तो कंसिडरेशन पॉजिटिव भी है, कंसिडरेशन नेगेटिव भी है। तो कंसिडरेशन को लेके कुछ लीगल रूल्स होते हैं। जैसे ये लीगल रूल्स किसके बराबर है, आप समझिए ये वही एसेंशियल्स की तरह है। जैसे ऑफर के लिए एसेंशियल रूल्स थे, एक्सेप्टेंस के लिए एसेंशियल रूल्स थे, वैसे ही कंसिडरेशन में भी कुछ बातें होनी चाहिए। नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर की इच्छा पे होना चाहिए। करेक्ट। तो मस्ट मूव, कंपलसरी, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो मेरी इच्छा ही नहीं थी कार की, बस किसी मेरे पड़ोसी ने जाके बोल दिया कि ए भी अपनी कार 20 करोड़ में बेचना चाहता है, और एम ए वो बात सुन के मेरे पास आ जाता है 20 करोड़ का चेक लेके, तो क्या मैंने उसको कार देनी है? मैंने तो कार का चक्का भी नहीं देना है उसको। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। याद करो वो बर्गर बर्गर बैगर बर्गर वाला एग्जांपल। करेक्ट। तो वो बड़ा कंफ्यूजन हो गया था आपको। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में कंसिडरेशन जो है इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, लेकिन कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कंसिडरेशन प्रोमिसी से भी आ सकता है, पर जरूरी नहीं प्रोमिसी से ही आए, वो किसी दूसरे व्यक्ति से भी आ सकता है, एनी अदर पर्सन से भी आ सकता है। करेक्ट। तो इसका इंस्टेंस, इसका एग्जांपल अपन ने देखा था, मोबाइल शॉप में मोबाइल खरीदने आप जाते हो, लेकिन उसका पैसा आपके पापा देते हैं। करेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो शॉपकीपर और आपके बीच में है, लेकिन आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, तो वो प्रोमिसी या उसके अदर पर्सन के डिजायर पे आ सकता है। करेक्ट। तो ये अपन ने डिस्कस किया था। पहला अपन ने डिस्कस किया था क्या, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा अपन ने देखा था कंसिडरेशन मस्ट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और इसी पॉइंट को लेके एक केस भी आया था, द ओनली केस लॉ ऑफ दिस यूनिट, और वो था चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस लॉ। जिसमें बेसिक बात क्या थी, बेसिक बात इतनी सी थी कि चिन्नैया जो था या थी, उसको एन्यूटी देना था हर महीने इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो वो मदर से अपने इनहेरिट कर रही थी। करेक्ट। लेकिन बाद में जब मदर की डेथ हो गई, शी स्टॉप्ड पेइंग एन्यूटी टू हर आंटी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका मानना था कि भैया आंटी से तो उसको कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिला, और जब कोई कंसिडरेशन ही नहीं मिला, व्हाई शुड आई पे एन्यूटी टू द आंटी। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंसिडरेशन देना मना कर दिया था। इसी बात को लेकर रमैया क्या हो गई थी, थोड़ा सा नाराज हो गई थी, और केस पार्टी बदल, चिन्नैया नाराज हो गई थी और चिन्नैया ने रमैया पे केस फाइल कर दिया था। करेक्ट। दैट केस बिकेम चिन्नैया वर्सेस रमैया। अब वो जो केस था उसमें बेसिकली बोलना क्या था कि जो चिन्नैया है, शी वॉज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बोलना था रमैया का कि चिन्नैया इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और कोई कंसिडरेशन फ्लो भी नहीं हो रहा, तो देर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जब कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो मुझ पे केस नहीं कर सकती। करेक्ट। उसके और मेरे बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। तो ये अलग अलग प्ली थी, लेकिन फिर कोर्ट ने फाइनली फैसला क्या दिया, कोर्ट ने बोला कि भले ही चिन्नैया से आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन शी इज बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसे भले ही स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बोलो, लेकिन शी इज बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट, शी इज नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिशियरी होते हैं तो आप वो एक्शन ले सकते हैं, हेल्ड रमैया को वो पैसा चिन्नैया को देना पड़ेगा। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नाम बदल के एग्जाम में आ जाएगा, सुरेश रमेश के नाम से, गोपाल विजय के नाम से, कोई भी नाम आपको दे के दे देगा, सेम सिचुएशन दे देगा। एन्यूटी देना था, एन्यूटी देने से मना कर दिया। आपने वहां पे रेफरेंस यही देना है कि भैया दिस केस द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू दैट ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो ये दूसरी बात हो गई कि कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है। करेक्ट। पास्ट में किए गए काम को भी वैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड प्रोमिसर जो है वो एक्नॉलेज कर ले इस फैक्ट को कि वो पास्ट कंसिडरेशन को भी वैलिड कंसिडरेशन मानता है। इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन का स्टेटस मिलता है, यूके में नहीं मिलता। प्रेजेंट कंसिडरेशन जो सब कुछ अभी हो रहा है, मैंने आपको पेन अभी दी, आपने अभी 2,000 रुपए दिए, तो ये एग्जीक्यूटेड अभी हो रहा है, सब कुछ अभी हो रहा है, तो ये एक तरीके का प्रेजेंट कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर यानी वही 10 तारीख वाला सिंगर वाला एग्जांपल हो गया, तो कंसिडरेशन फ्यूचर डेट पे भी फ्लो हो सकता है, एग्जीक्यूटरी इन नेचर भी हो सकता है।
करेक्ट। फिर कंसिडरेशन, जैसे वही एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी हो सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, यही बात मैंने आपको बताई थी कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है पर कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। हाउएवर कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाएगा मैटर, तो जो अग्रीव पार्टी है उसे उस फैक्टर को एक ग्राउंड बना सकती है यह साबित करने के लिए कि कंसेंट वाज नॉट फ्री। अगर कंसेंट फ्री नहीं था तो उन इंस्टेंसेस पे कोर्ट ऑफ लॉ इस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को एक ग्राउंड एक्सेप्ट कर सकता है। करेक्ट। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म आइदर फिजिकली और लीगली, या अनसर्टेन हो या इल्यूजरी इन नेचर हो, चांद तारे कोरोना गायब, ये सब नहीं होना चाहिए। करेक्ट। कंसिडरेशन शुड नॉट बी वन व्हाट वन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म। इस पे भी एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बना के आ जाएगा, याद करिए। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था वकील का। तो मैंने, क्लाइंट ने वकील को बोला था भैया 5 लाख रुपए दूंगा केस लड़ने के लिए, और उसके बाद अगर तूने केस जिता दिया तो 1 लाख रुपए और दूंगा। तो बदतमीज 5 लाख क्या केस हारने के लिए दे रहा है क्या? तो अगर व्हाट वन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू, उसके लिए अगर कुछ पैसे दिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आप कुछ और पैसा दे रहे हो उसी काम के लिए, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब अगर मैंने उस वकील को 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं कर सकता, वो कोई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। करेक्ट। जज ने बोला था भैया ठीक है 5 लाख रुपए दो, मैं फैसला सुना दूंगा। तो जज का और क्या काम होता है? फैसला ही तो सुनाना होता है। तो वो 5 लाख किस बात के ले रहा है? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पुलिस वाले ने बोला ठीक है तेरे चोरी का सामान खोज के दे दूंगा, बस आधा आधा कर लेंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी ये क्या है? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। कॉन्सिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग विच ऑलरेडी वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। वो तो वैसे भी उनको लीगली करना है, मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ। एफआईआर किया तो पुलिस का काम ही वही है कि जो चोरी की चीज खोज के निकालना। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में कंसिडरेशन वो नहीं हो सकता व्हाट वन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म। और कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इस पे हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके कि कब कंसिडरेशन लॉफुल होता है और कब कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। आमतौर पे जनरल रूल है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कई बार एग्जाम में इसी नाम से अलग अलग सवाल आ जाते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन होनी चाहिए। प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ए और बी के बीच में हुआ है तो ए और बी ही आपस में बात करें, सी को अपनी टांग नहीं अड़ानी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, और सी केस फाइल नहीं कर सकता। ये जनरल रूल है क्योंकि सी क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सर्टेन केसेस में सी भी अपनी टांग अड़ा सकता है, यही तो उसके एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ सूट, वो भी केस फाइल कर सकता है। और इसमें कैसे इंस्टेंसेस दिए गए हैं? इसमें ऐसे ही इंस्टेंसेस डिस्कस किए गए हैं जहां पे अगर सी क्या है, कोई ना कोई बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, तभी वो केस फाइल कर सकता है। जैसे एग्जांपल के केस में ट्रस्ट था, तो अगर ए ने कोई ट्रस्ट बनाई है जिसमें ट्रस्टी को बोला गया कि चीजों को इस्तेमाल करना है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हिज सन, बेनिफिशियरी बी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो देखा जाए तो ट्रस्ट और ट्रस्टी के बीच में, या जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देने वाला ए था, ए और ट्रस्ट के बीच में हुआ है। लेकिन कल को उसका बेनिफिशियरी कौन है? बी है। कल को ए की डेथ हो जाती है और फिर उसका जो ट्रस्टी है वो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बी अगर उस एसेट्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो हेल्ड बी कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द ट्रस्टी। करेक्ट। तो वो ट्रस्ट और ट्रस्टी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। अब वो ट्रस्टी ये नहीं बोलेगा कि भैया यू आर नेवर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेंटेन, कॉन्ट्रैक्ट तो तेरे फादर और मेरे बीच में हुआ था, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? तो ऐसे केस में ही इज द बेनिफिशियरी, वो ये काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट जो अपन ने देखे थे मैरिज से जुड़े हुए एग्रीमेंट्स या फैमिली सेटलमेंट, इन केसेस में भी जो बेनिफिशियरी होता है वो इंटरफियर कर सकता है। तो फैमिली सेटलमेंट हो रहा है तो उस केस में जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, याद करिए 3 भाई आपस में प्रॉपर्टी बांट लिए, चौथे भाई को कुछ भी नहीं दिया। अभी प्रॉपर्टी तो पूरी फैमिली की थी, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट भले ही 3 भाइयों के बीच में हुआ पर चौथा भाई इंटरफियर कर सकता है कि नहीं कर सकता? द आंसर हेल्ड वाज यस। मैरिज के केस में कॉन्ट्रैक्ट, तो मैरिज अरेंजमेंट्स में याद करिए फादर इन लॉ, होने वाले फादर इन लॉ ने अपने सन इन लॉ से बोला था कि बेटा बिटिया का ख्याल रखना तो ही शादी करूंगा, और सन इन लॉ ने भी एक तरीके से ऐसा वादा कर दिया था कि आप चिंता ना करें, ऐसा ख्याल रखूंगा, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ था आप जानते हैं। करेक्ट। अब ऐसी की तैसी हो गई, तो कैन वाइफ फाइल केस अगेंस्ट द हस्बैंड? इन दिस केस यस। फिर ये नहीं बोला जा सकता कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो ससुर जी और मेरे बीच में हुआ था, वाई शी इज इंटरफियरिंग इन बिटवीन? तो हेल्ड शी कैन ऑलवेज इंटरफियर इन बिटवीन। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि भैया वाइफ कैन इंटरफियर। फिर अगले दो एक्नॉलेजमेंट और असाइनमेंट के केस थे।
कि अगर सामने वाला एक्नॉलेज कर रहा है, क्या याद करो, ए ने बी को पैसा दिया था सी को देने के लिए, और बी सी को फोन करके ये बोल रहा है भाई वो तेरे 20,000 रुपए पड़े मेरे पास, ले लेना, यानी बी इज एक्नॉलेजिंग अ फैक्ट कि भैया एक डेट है जो उसके पास पड़ा है जो वो सी को पे करना है। एक बार आपने डेट को एक्नॉलेज कर लिया तो उसके बाद बी बिकम्स लायबल, अभी सी आएगा अपना पैसा लेने तो बी को वो पैसा देना पड़ेगा। या असाइनमेंट, जैसे पॉलिसी वॉलिसी का केस होता है, अगर मैंने पॉलिसी में किसी को असाइनी बनाया है मेरा, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस इंश्योरेंस का बेनिफिट किसको दिया जाएगा, उस असाइनी को दिया जाएगा। तो कल को वो पॉलिसी का पैसा किसको मिलेगा, असाइनी को मिलेगा। अभी असाइनी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगने जाता है और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और पॉलिसी होल्डर के बीच में था, हु आर यू टू इंटरफियर इन बिटवीन। तो बोलेगा भैया मैं बेनिफिशियरी हूं, आई एम द असाइनी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पैसा मेरे को मिलना चाहिए। करेक्ट। सिमिलरली कोवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड, इस पे प्रैक्टिकल केस स्टडी बना के सवाल आएगा। कोवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड मतलब कनेक्टेड एग्रीमेंट्स। तो याद करिए 10 एकड़ बेचने की बात की थी, लेकिन उसमें एक शर्त लगा के बेचा था, क्या, कि 9 एकड़ का जो इस्तेमाल करना है कर ले, 1 एकड़ में तुम कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगाओगे। तो दिस इज अ कनेक्टेड एग्रीमेंट, कोवेनेंट रनिंग विथ अ लैंड। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब अगर आपने ये शर्त के साथ वो जमीन खरीदी थी, तो हेल्ड आप वो 1 एकड़ में नहीं कर लगा पाओगे वो अपनी फैक्ट्री। करेक्ट। केवल इतना ही नहीं, आगे आप ये जमीन किसी तीसरे को भी बेच दो तो उस पे भी वो शर्त वैसी ही लागू होगी। अब वो ये नहीं बोल सकता कि भैया वो शर्त तो दूसरे के साथ हुई थी, मैं तो ये इस एकड़ में भी अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा। द आंसर इज नो, वो ये काम नहीं कर सकता। करेक्ट। एग्रीमेंट तो एक्स और वाई के बीच में हुआ था, लेकिन एक्स की डेथ के बाद अब उसका सन जो था, जैसे ही एक्स की डेथ हुई वाई ने अब उसमें अपनी फैक्ट्री डाल दी, तो एक्स का जो सन था अभी वो बोलता है भैया आज ऐसा बात हुआ था कि आप इस पे अपना फैक्ट्री नहीं चला सकते, तो क्या वाई वहां पे अपनी फैक्ट्री ओपन कर सकता है? द आंसर इज नो। करेक्ट। यहाँ पे एक्स का सन भी लीगल एक्शन ले सकता है और कोर्ट उसे एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेगा। करेक्ट। तो ये इंस्टेंसेस कुछ अपन ने देखे थे। और कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एजेंट, एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एजेंट और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर अगर कल को कस्टमर पैसा ना दे तो प्रिंसिपल कस्टमर पे केस फाइल कर सकता है कि नहीं? द आंसर इज यस। कल को कस्टमर ने एजेंट को पैसा दे दिया लेकिन प्रिंसिपल कस्टमर को टीवी नहीं देता, तो क्या कस्टमर प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन ले सकता है? द आंसर इज यस। करेक्ट। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के थ्रू एंटर हुआ है तो एज गुड एज प्रिंसिपल थर्ड पार्टी भी इंटरफियर कर सकता है। वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये उसके एक्सेप्शंस हैं। तो ऐसे 7 एक्सेप्शंस कवर्ड थे जिसपे केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ का क्वेश्चन आ सकता। और लास्ट टॉपिक था कि आमतौर पे हमने जनरल रूल देखा था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि आमतौर पे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस केस में यूं समझ जाइएगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कंसिडरेशन ना भी हो तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। करेक्ट। यानी एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और वो एक्सेप्शन क्या है? नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन जहां पे होता है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट थ्रू नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 25 बोलता है कि भैया वहां कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि वो राइटिंग में होना चाहिए, थ्रू अ रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन, पार्टीज के बीच में रिलेशन होना चाहिए। करेक्ट। तो ये सब अगर होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। याद करिए फादर ने सन को बोला था सीए फाउंडेशन क्लियर कर जा, तेरे को मैंने मोबाइल फोन अच्छा वाला दिलवाना है। करेक्ट। तो ये बोल दिया था, तो ये तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कल को फाउंडेशन क्लियर हो गए, पापा ने मोबाइल दिलवाने से मना कर दिया, क्या आप पापा के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, ये सोशल एग्रीमेंट है। लेकिन पापा ने एक गलती कर दी या आपने एक समझदारी दिखा दी, क्या पापा से लिखित में ले लिया, फिर उसको जाके कोर्ट ऑफ लॉ में रजिस्टर भी करा दिया, राइटिंग में ले लिया, वी आर स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर, पार्टीज रिलेशन में भी है, तो अब उस केस में पापा फंसेंगे कि नहीं? पापा डेफिनेटली फंसेंगे। करेक्ट। तो पार्टीज, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऐसा सब काम करना है, क्योंकि उसके ऊपर कल को दूसरा ब्रीच एक ही जगह से नहीं होता, दूसरी जगह से भी होता है। आपने तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा सोचा, कल को सोच लीजिए फाउंडेशन क्लियर नहीं हुए तो फिर पापा ने आपकी कैसी ऐसी की तैसी करनी है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि बेटा अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ जीवन भर मोबाइल छूना नहीं है तेरे को। अब आप सोच लो कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है। राइटिंग में अगर करने का शौक है तो पापा उस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज और लिखाएंगे कि अगर ये फाउंडेशन में इसका 80% नहीं आया तो ये जीवन भर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। दोनों के लिए कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम बोथ पार्टी ना, ले कर ले कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में जाके।
तीसरा अपन ने देखा था कंपेंसेशन फॉर इवन पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। तो याद करो, आज तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, वो एक्ट तो ऑलरेडी हो चुका, बट इवन दैट उसे आज का वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट, ये सब ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पे कंसिडरेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका, या आज की तारीख में कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो सकता। 3 साल के ऊपर हो गए तो अब मैं डेटर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन डेटर खुद ही आके फंसना चाहता है तो मैं क्या करूं? डेटर आगे बोलता है कि भाई मैंने तेरा वो पैसा तेरे को देना है, मैं तैयार हूं तेरा वो पैसा देने के लिए, तो वो खुद एक्नॉलेज कर रहा है, तो वापस से वो चीज एक वैलिड कंसिडरेशन बन गई और वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और एजेंसी, ये स्पेशल केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेशल कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। करेक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस मिलता है। कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट तो हमेशा ही विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो ए ने बी को कोई जमीन गिफ्ट कर दी थी, ऑब्वियसली इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अभी कल को ए से तो बी को जमीन मिल गई, बी को मतलब बी को तो उसकी जमीन मिल गई, ए को क्या मिला उस कॉन्ट्रैक्ट में? कुछ नहीं मिला। तो ऐसे केस में क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज यस। अगर कंप्लीटेड गिफ्ट है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका दूसरा मतलब गिफ्ट देने का वादा करना इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बस बी को बोला मैं तुझे एक जमीन गिफ्ट करूंगा यार, अब मैंने गिफ्ट नहीं की, तो क्या आपने मेरे खिलाफ केस कर देना है? द आंसर इज नो। कंप्लीटेड गिफ्ट, जो गिफ्ट दे दिया, दी हुई चीज वापस नहीं ले सकते, लेकिन देने के वादा करने वाली चीज तो कभी भी वापस कर सकते हैं। करेक्ट, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो कंप्लीटेड गिफ्ट को ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और लास्ट चैरिटी, चैरिटी में भी याद करिए, यहाँ पे भी मैं वैसे ही बोला था, क्या अयोध्या में याद करो मैंने बोला था 5 लाख रुपए डोनेशन देना है, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? कल को मैं डोनेशन देने से मना कर दूं? द आंसर इज नो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या पुजारी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता, लेकिन वो एक्शन ले पाएगा अगर वो पुजारी ने मेरे कहने पे एक काम कर दिया था। क्या? वो अपने यहाँ मार्बल बदलवाना चालू कर दिया था अयोध्या में। करेक्ट, क्योंकि मैंने जाते जाते बोला था यार पुराने मार्बल है थोड़े से रिप्लेस कराओ, तो ही हैड इनकर्ड ऑब्लिगेशन। तो मैंने डोनेशन देने की बात की, चैरिटी करने की बात की, और उसके बेसिस पे सामने वाले ने कोई ऑब्लिगेशन इनकर कर लिया, तो जितना ऑब्लिगेशन उसने इनकर किया उतने पार्ट के लिए दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। तो वो क्या रहेगा? वो इन चीजों के लिए पूरी तरीके से लायबल रहेगा। तो इसको भी लेके सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपके बन सकते हैं। तो कुछ याद आया कि सब ऊपर से? सो विद दिस अपन ने 2 यूनिट तो पूरी तरीके से स्टार्ट से एंड तक जितने भी उसके लीगल वर्डिक्ट थे, जितने केसेस थे, जितने पॉइंटर्स थे, जितने लीगल सवाल उनसे बन सकते थे, किस किस पैटर्न पे सवाल बन सकता था, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी। तो जैसा देखा ये 2 यूनिट में हम डिस्कस किया, वैसे ही चीजें आगे भी रह सकती थी। तो ये वैसे टॉपिक्स हमने उठाए जो बहुत पहले अपन कर चुके थे, ताकि वापस से आपकी मेमोरी में रिकॉल हो सके। ठीक, तो अब ऐसे ही आगे की भी कहानियां अब आगे बढ़ाते रहिएगा समय समय पे। लॉ की तैयारियां जोरों से रखिएगा, एक बार में क्लियर करना है, फादर को लिख के दिया है वो चीज को पूरा करना है। ठीक, तो अपन अपनी इस रिविजनरी क्लास